बहुत बहुत स्वागत है सर। इस नोएडा प्रोग्राम के लिए आपने एक बहुत अच्छा हम लोगों के लिए सोचा है। बच्चे के लिए श्री दाऊद लावी। सभागार में उपस्थित माननीय देवियों और सज्जनों, आज के कार्यक्रम के सह प्रायोजक परमेश्वर देवी जानकी वल्लभ सानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व है कि मैं आपके सम्मुख आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दंपति डॉक्टर अनिल गर्ग और डॉक्टर सीमा गर्ग का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर अनिल गर्ग MBBS, MS, MCS प्लास्टिक सर्जरी, MA योग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गर्भ संस्कार, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ एवं सफल हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। वे अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी के डिप्लोमे तथा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन के फेलो हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन के पूर्व अध्यक्ष और इंदौर स्थित रिज्यूनेट कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर के संस्थापक एवं निर्देशक के रूप में उन्होंने देश विदेश में अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता का परिचय दिया है। गर्भ संस्कार के वैज्ञानिक पक्ष को समृद्ध करने के प्रति डॉक्टर गर्ग प्रतिबद्ध हैं। वे पिछले 2 वर्षों से दिव्य संतान प्रकल्प से जुड़े हुए हैं, जहां वे पारंपरिक गर्भ संस्कार को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर प्रसूति पश्चात और पोषण का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर सीमा गर्ग के साथ मिलकर लखनऊ विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गर्भ संस्कार पूरा किया है, जिससे इस कार्यक्रम की वैज्ञानिकता और सांस्कृतिक प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। डॉक्टर गर्ग का जीवन दर्शन है एक नवजात में दिव्यता का संचार, ताकि हमारा समाज प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि एवं आपसी सद्भाव से परिपूर्ण हो। वे चिकित्सकों और परिवारों को गर्भ संस्कार की सामर्थ्य और उसके दीर्घकालीन लाभों के प्रति शिक्षित एवं प्रेरित करते रहते हैं। डॉक्टर सीमा गर्ग MBBS, MSc, बहुत बहुत धन्यवाद मैनी सर। आगे के स्वागत के लिए मैं बुला रहा हूँ डॉक्टर सीमा गर्ग को, और स्वागत करने के लिए बुला रहा हूँ मैं राजस्थान कल्याण परिषद के महासचिव रंजू माथुर जी को। रंजू माथुर जी प्लीज आए और स्वागत करें। और फ्लावर्स के लिए मैं बुला रहा हूँ शोभा धानी भाभी जी को, और यहाँ पर हमारे भारत विकास परिषद स्वर्णिम की सहभागिता सुमन भाभी जी को प्लीज आए। और डॉक्टर सीमा गर्ग का आप जो है वो पूरे नोएडा की ओर से, क्योंकि आप जितनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और जितना आप महिला शक्ति के अंदर एक बिल्कुल बहुत एक्टिव हर चीज में, हर कार्यक्रम में, हर छोटे से बड़े सीनियर में आपके साथ रहते हैं, तो दोनों से अनुरोध। परिचय के लिए रंजन माथुर। सभी को नमस्कार। मैं आप सबका हमारी संस्था राजस्थान कल्याण परिषद की तरफ से स्वागत करती हूँ। सभागार में उपस्थित सभी सदस्यों का जो यहाँ आए और अपना कीमती समय यहाँ दिया। मुझे लगता है आज का जो टॉपिक है, बहुत से लोग जो यहाँ बैठे हैं शायद उनके काम का नहीं है, नवयुवक के काम का है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम इस ज्ञान को यहाँ से आगे लेकर के गए
और आगे जाकर के हमने किसी 10 को भी बताया और अगर एक ने भी उसमें अपना लिया तो शायद आज की सभा का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो आप सबका पुनः स्वागत है। अब मैं आज के वक्ताओं में जो डॉक्टर सीमा गर्ग हैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगी आपको, ताकि हमें पता चले कि आज हम कितने अच्छे विषय को लेकर के यहाँ ज्ञान अर्जित करने के लिए बैठे हैं। डॉक्टर सीमा गर्ग, इनकी शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं MBBS MSc हैं ये, और इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गर्भ संस्कार लखनऊ विश्वविद्यालय से लिया और अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी में डिप्लोमेट हैं और फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन। फिलहाल में ये CEO है रिजुविनेट प्लास्टिक सर्जरी सेंटर इंदौर में। डॉक्टर सीमा गर्ग एक वरिष्ठ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एवं गर्भ संस्कार विशेषज्ञ हैं। उन्होंने 18 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, 11 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकों में अध्याय भी लिखे हैं उन्होंने, और एक प्रमाणित पुस्तक के मुख्य संपादक के रूप में कार्य किया है, जो कि चाइनीज लैंग्वेज में भी अनुवाद हुआ है जिसका। उनके अनुसंधान कार्यों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें चाइनीज एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड भी शामिल है। उनका विशेष योगदान है हेयर ट्रांसप्लांट की उन्नत तकनीकों में वैश्विक मान्यता दिलवाने में। अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण एवं शिक्षण करती हैं। गर्भ संस्कार की वैज्ञानिक आधारशिला को मजबूत करने हेतु दिव्य संतान प्रकल्प के साथ 2 वर्ष से इनकी सक्रिय सहभागिता है। डॉक्टर सीमा गर्ग और डॉक्टर अनिल गर्ग के साथ मिलकर पारंपरिक गर्भ संस्कार को आधुनिक एपिजेनेटिक अनुसंधान से जोड़कर प्रसूति पूर्व पोषण के एक नए मानक स्थापित कर रही हैं। उनकी जीवन दृष्टि है हर नवजात स्वस्थ, दिव्य और संस्कारवान बने, ताकि हमारे समाज में पुनः पारस्परिक प्रेम, सद्भावना और सांस्कृतिक समृद्धि का उज्ज्वल एक आरंभ हो। मुझे लगता है कि ये जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसे रिजुविनेट करने के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, मुझे लगता है इसके जरूर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि अवेयरनेस हो रही है और सरल भाषा में इन लोगों द्वारा जगह जगह इस चीज़ की सेमिनार्स करके अवेयर किया जाता है। और मैं इस प्रोग्राम के सफल होने की कामना करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब आए हैं कुछ ना कुछ लेकर के जाएंगे और आगे हम कन्वे कर पाएंगे आने वाली पीढ़ी को, यंगस्टर्स को, कि वो इसमें जरूर अपना कदम बढ़ाएं और इसको अपनाएं। जो ये विधि बताएं, जो ये आचार विहार बताएं, वो अपनाएंगे तो जरूर उन्हें पाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल गर्ग और डॉक्टर सीमा गर्ग का बहुत बहुत सभी का स्वागत किया गया। और मैं आए हुए जो दूर दूर से हमारे अतिथि आए हुए हैं और दरअसल हमारे यहाँ पर जो भी लोग उपलब्ध हैं वो हर आदमी कम से कम 10 या 15 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है और हर ऑर्गेनाइजेशन की 100, 200, 500, 1000 और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में 5-5 हज़ार की मेंबरशिप है। तो ऐसा कह रहे हैं हमारी छोटी जरूर है, पर पोटेंशियलिटी आपके प्रोजेक्ट के लिए पूरी है। और तो सबसे पहले मैं जो हमारे बीच बॉम्बे से माननीय श्री गुंदन सिंह जी आए हुए हैं। सभी आप लोग हमारे गुंदन सिंह जी का स्वागत करेंगे। और गुंदन सिंह जी जो है पूर्णकालिक प्रचारक मुंबई केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वनवासी क्षेत्रों में जागरण और जीवन स्तर में सुधार का आपका व्यापक अनुभव है। वर्तमान में आप हिंदू स्पिरिचुअल सर्विस फाउंडेशन से भी आप जो है वो पूर्ण तरह से जुड़े हुए हैं। माननीय भाई साहब श्री गुंदन सिंह जी का बहुत बहुत जो है अभिनंदन। साथ में अग्रवाल मित्र मंडल से अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी और माहेश्वरी समाज से भी बहुत सारे हैं हम लोग बीच में। राजस्थान कल्याण परिषद के कुछ मेंबर्स भी हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और भी लोग हैं। भारत विकास परिषद से अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और भी सब लोग हैं।
और परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी जी चैरिटेबल ट्रस्ट से और एक ट्रस्टी हैं। तो आप सभी का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बहुत बहुत स्वागत है। और भाई एस ये शशि जी भी हमारे बीच में है। शायद ये टीम तो अभी कहीं बाहर शायद पार्क का चक्कर लगा रही है, तो हम शशि जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शशि जी आपकी पूरी टीम यहाँ पर उपलब्ध है और उनको और भी विजिट कीजिए कि वो आके जरा बैठने भी अच्छा लगेगा। शशि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रेस से भी हमारे बीच में जो है वो PNI से मिस्टर सिंह आए हुए हैं, भारत न्यूज से भी आए हुए हैं, ईश्वर जी भी हैं आने वाले हैं, और सब प्रेस के मीडिया के लोग धीरे धीरे अपने टाइम के हिसाब से आएंगे। तो मैं एडवांस में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए डॉक्टर साहब को अनुरोध करूंगा कि प्लीज डॉक्टर साहब आप सब लोगों को आमंत्रित करें। आपका ये इतना अच्छा एक जो आध्यात्मिक मिशन है उसको हम लोग सब आपके इस मिशन में कैसे सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। इन्वेस्टर्स की टीम अंदर आएगी तो अच्छा लगेगा, उनको अपन बुला सकेंगे। आप सभी को शत शत नमन। बंसल साहब ने भूतपूर्व प्रयास किया और दानी साहब मेरे जीजाजी भी हैं, मेरे मार्गदर्शक भी हैं और समय समय पर मुझे करेक्ट भी करते हैं। इस सब्जेक्ट का सपना मेरे पथ प्रणेता गुरवंत जी भाई साहब बैठे हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। उन्होंने एक दिन चर्चा में कहा कि क्या ऐसा किया जा सकता है और गर्भ संस्कार का विषय उनको दिया गया। RSS की शाखा की प्रणाली होती है कि आप सब सुनते हैं और उसका पालन करते हैं, और यही हमारा अनुशासन है। विषय मेरे लिए बड़ा अजीब था, लेकिन ना का कोई क्वेश्चन नहीं था। 3 दिन विषय को पढ़ा और हतप्रभ रह गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को क्या मिला। शायद मेरे को वो मिला जो मैं खोज रहा था इतने वर्षों से। मैं आपको बताऊं कि मेरी वाइफ पिछले 30 साल से सर्जरी में जुड़े हुए हैं। तो आप भी सोचते हो कि कहाँ प्लास्टिक सर्जरी, कहाँ हेयर ट्रांसप्लांट, पूरी दुनिया में हम की पुस्तकें लिखे, तो कहाँ गर्भ संस्कार, हम कैसे आए। पिछले 20 साल से हम हेयर ट्रांसप्लांट में नवयुवकों को देखते आए और उसके पहले 10 साल से प्लास्टिक सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी। इन लास्ट 15 इयर्स प्रिडोमिनेटली हर पेरेंट आता है अपने बच्चों को लेके एक ही बात कहता है, अच्छा आप समझाना हमारी बात नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं तो बेटा आप चिंता मत करो, अंदर मेरे साथ 8 घंटे रहेगा, मैं बिल्कुल समझा दूंगा। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये हो क्या रहा है यार। मैं 64 इयर्स का हूं, मेरी माँ आज भी मुझे डांटती है और मैं चुपचाप खड़ा हो जाता हूं। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं अपनी माँ के सामने कुछ बोल सकूं। तो फिर ये नवयुवक क्या इतने चतुर हो गए या हम गलत हैं? लेट्स फाइंड आउट वेयर इज दैट। तो फिर गर्भ संस्कार का विषय ईश्वर ने हमें जोड़ दिया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक बच्चा आए, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, खुशहाल हो, कल्याणकारी हो। और हम बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, नेता बने, बिजनेसमैन बने, लीडर बने। और ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कई बार नहीं। ऐसे में कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मैंने ऐसी क्या गलती करी है, आई गिव माय सन। और आज की माताएं तो जो ही शिशु उनकी गोद में आता है पूरा समय अपनी पूरी एनर्जी बच्चे पे लगाते हैं। पिता भी हर संभव प्रयास करता है, लेकिन हमें वो फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? इसी का चिंतन के लिए हम सभी यहाँ पर बैठे। इसका एक सीधा एग्जाम्पल है, आप घर के लिए मटका खरीदते हैं, लाते हैं, धोते हैं, पानी भरते हैं। क्या इससे ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं? क्या आप छोटे मटके में बड़े मटके का पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते ना। तो हम ऐसा तो नहीं कर रहे। छोटे मटके में बड़ा पानी तो नहीं भर रहे। छोटे से शिशु के अंदर ये जो बच्चा है उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके ऊपर हम दबाव डाल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं।
क्या उसमें कुछ और तो नहीं डाल रहे, पानी की जगह दूध तो नहीं डाल रहे हैं? ये हमें चिंतन करना होगा कि हम गलत कर रहे हैं, गलत हुआ। तो जिस तरीके से आप एक मटके में परिवर्तन नहीं कर सकते, वैसे ही जब बच्चा गोद में आता है तो आपके पास परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। 80% उसके मस्तिष्क का निर्माण, उसके संस्कार, उसकी चित्तवृत्तियां सब कुछ बन चुकी है। ये आपकी गलतफहमी है कि आप उसको शिक्षित करोगे, बड़ा बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे। यस, आप मदद करोगे, संस्कार दोगे, लेकिन वो लेके आया है, ऑलरेडी प्रोग्राम है। हार्डवेयर आपने बनाया, सॉफ्टवेयर भी आपने बनाया, लेकिन उस 9 महीने में बन चुका है। यू कांट चेंज, यू डोंट हैव स्कोप मच टू चेंज। सो जिस तरीके से हर मिट्टी उपयुक्त नहीं है घड़ा बनाने के लिए और हर कुम्हार अच्छा घड़ा नहीं बना सकता, ऐसे ही हर अंडाणु और शुक्राणु श्रेष्ठ नहीं होते। हर अंडाणु और शुक्राणु से श्रेष्ठ संतान नहीं बनेगी और हर माता पिता उसे वो श्रेष्ठ वातावरण नहीं दे पाते जो उस बच्चे को चाहिए था। जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो आपने देखा होगा कितनी तंद्रा के साथ बनाता है। मिट्टी को तैयार करता है, खान में जाके चुनता है, सेलेक्ट करता है, फिर उसको लाके तैयार करता है, उसके ऊपर चढ़ाता है और अपने पूरे ध्यान के साथ उसको जहां उसका ध्यान झुका वो बर्तन एग्जैक्टली इसी प्रकार से आपके बच्चे का निर्माण हो रहा है। आपका ध्यान गया कि बच्चा गया। ये आपको ध्यान रखना है कि वो 9 महीने का समय, जैसे 9 महीना नहीं बोलता हूं, 12 महीने, बच्चा 9 महीने में नहीं, मिनिमम 12 महीने में बनता है। आई एक्सप्लेन यू हाउ। अब आज हम नजर डालें कि आज की जनरेशन को, जो मैंने कहा, जो मैंने ऑब्जर्व किया, अभी मेरे को कुछ दिनों पहले ही पता लगी कि जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा, आई थिंक मेनी ऑफ द यंगस्टर्स आर सिटिंग हियर, दे विल नो इट, although I didn't knew few days back. So what's this generation Z who born between 97 and 2012? And उनको प्रॉब्लम क्या है? Very high mental health concern, anxiety and depression, socially isolated in the real life and desire authenticity and emotional support. Or generation Alpha 13 to 2025. What's the problem with them? Again, emotionally debiled, unstable. They are facing the anxiety and mistruggle with the real world social escape unless balanced by parental and the community input. But where is the parent? कौन सुन रहा है parent? Where is the community? No community. बच्चे कहाँ पैदा हो रहे? 4 दीवारी में। बच्चे पहले कहाँ पैदा होते थे? परिवार में पैदा होते। बच्चा फ्लैट में पैदा होता है, सिर्फ मम्मी पापा होते हैं। तो एक बच्चे को पालने के लिए पिता का पिता लगता है, माँ की माँ लगती है। उस बच्चे को, उसको क्या पता जिसने पहले बच्चे को जन्म दिया? 4 दीवारी में बच्चा पैदा हो गया, ज्ञान अपने सिर पे उठाया, बाकी से वो ज्ञान था। वो बच्चे पिता का पिता नहीं है, माँ की माँ उस 4 दीवारी में नहीं है। तो हमारी इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये ज्ञान हम लेके उनकी 4 दीवारी में जाए, वो हमारे पास नहीं है। हम उनको ये कह के नहीं छोड़ सकते वो हमारी बात नहीं मानता, हम उसको ये नहीं छोड़ सकते कि वो हमारे घर पे नहीं आता, हम उसको ये कह के नहीं छोड़ सकते कि वो हमें नहीं खिलाता, क्योंकि हम उसे पृथ्वी पर लाए हैं। अब आता हूं मैं, इतने सरप्राइजिंग है ये डाटा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यदि माता गर्भावस्था के दौरान अल्कोहल का सेवन करती, दुर्भाग्यवश बहुत कॉमन है। पहले हमने कभी में जो फीमेल पेशेंट्स आते थे या गर्ल्स आती थी, हमने कभी नहीं पूछा डू यू स्मोक, डू यू ड्रिंक, बट नाउ वी आस्क एवरी गर्ल डू यू स्मोक, यस समटाइम, ओके। सो जो महिला स्मोकिंग करती है, अल्कोहल लेती, उनके बच्चों में इतने बड़े खतरनाक दोष होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी प्रकार मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर 1.5 to 3% है, और ऑटिज्म मेंटल रिटार्डेशन 3% और इससे भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे कई बार डाटा अंडरस्कोर होता है। 3% बहुत बड़ा होता है, 100 में 3 बच्चे। किशोर में अपराध की दर 7 तक है। आत्महत्या, दुर्भाग्यवश आप देखिएगा, हमारा बच्चा हमारी संस्कृति में पैदा हुआ, हमें अपनी संस्कृति बहुत बड़ा सम्मान है।
7 से 8% बच्चों, 15 से 17% बच्चों में सीवियर डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज है। हम कहां ले जा रहे हैं समाज? हम ले जा रहे हैं, समाज स्वतः जा रहा है, हमें सोचना होगा। मैंने बताया मिट्टी के बारे में, तो हम करें क्या भाई? तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि भोजन, आयुर्वेद क्या बताता है? हम जो भोजन लेते हैं उससे रस बनता है, रस से ब्लड बनता है, उससे फैट बनता है, उससे बोन बनती है, उससे मैरो बनती है और अल्टीमेटली बनता है आपका शुक्राणु और अंडाणु। तो पहला स्टेप आपका क्या है? आपका भोजन पौष्टिक होना जरूरी है। सूखी जोमेटो ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ये वो मिट्टी तैयार नहीं कर सकते। जो बच्चा बनाएगी वो जोमेटो ही पैदा करेगी, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। इसी प्रकार से हमने बरसों से सुनते आए दादी नानी से, अरे जैसा खाओगे हमने वैसा बनेगा मन। साइंस क्या कहता है, वेद क्या कहता है, आयुर्वेद क्या कहता है कि जो हम भोजन करते हैं उसका जो स्थूल पार्ट है वो स्थूल बनता है, मध्य पार्ट उसका मांस बनता है, मसल्स बनती है, और सूक्ष्म पार्ट मन बनता है। इसी प्रकार से जो हम पानी पीते हैं उसका स्थूल भाग जो बनता है यूरिन, मध्य भाग ब्लड बनता है, और सूक्ष्म भाग बनता है आपका प्राण ऊर्जा। पानी बहुत बड़ा है, पानी की महत्ता आजकल बहुत चर्चा की जा रही है। तो पानी आपका प्राण बनाता है। और इसी प्रकार से जब आप फैट या ऑयल या घी लेते हैं तो वो स्थूल बोन, फिर मैरो, और उसके बाद में आपकी वाणी बनाता है। तो ये 3 भाग हैं जो आपके डेवलप होते हैं आपके भोजन से। तो पहला कदम आया कि आपका भोजन उपयुक्त होना चाहिए। आपको किससे क्या क्या मिलता है ये भाग है। पिता से आपको केश, दाढ़ी, मूंछ, नख, लोग, दांत, अस्थि मिलती है, बाकी मां से मिलता है। अब आपको एक बात बताएं, हमारे मां को मातृशक्ति क्यों कहा गया है? शिवाजी क्यों कहता है मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है मेरी पार्वती है, इसी की शक्ति से मैं चलायमान हूं। हमारे मां को मां नहीं मातृशक्ति क्यों कहा जाता है? अरे हमारे ऋषि कितने ज्ञानी थे। आज का विज्ञान तो अब आया है, उनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल का, जिसे पावर हाउस बोलते हैं, जिससे हमारा शरीर का संचालन होता है, वो पावर हाउस को बनाने का डीएनए मां से आता है। ये हमारे ऋषियों को पता था, इसलिए हम मातृशक्ति कहते हैं। और हमारा जो कुछ भी संचालन हो रहा है, ये जो मेरी स्पीच है, ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिस ऊर्जा के साथ मेरी मां, इसीलिए इसको मातृशक्ति बोलते हैं। इतना महान हमारा वेद था। अब आते हैं कि संतान की जब उत्पत्ति हो रही होती है, संतान का जब पैदा करने के लिए संतान के निर्माण की जब प्रक्रिया होती है, उस वक्त जो स्त्री पुरुष का संयोग होता है, उस वक्त जो मिलन होता है, वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। उस क्षण पे माता पिता की, युगल की, दंपत्ति की जो मानसिक अवस्था है, वो मानसिक अवस्था भ्रूण में जाएगी। जिस वातावरण में वो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव भ्रूण पे पड़ेगा, क्योंकि चेतना उस वक्त एंटर होती है, उस वक्त आत्मा का प्रवेश होता है। मां एक योगिनी, एक तपस्विनी है। मैं अक्सर कहता हूं, जो ऋषि, जो सन्यासी किसी हिमालय पर्वत पे तपस्या कर रहा है, वो अपने एनलाइटमेंट के लिए कर रहा है, समाज के लिए भी कर रहा है। लेकिन मां जो गृहस्थ में सारे कष्टों को सहन करते हुए गर्भ में एक शिशु का निर्माण कर रही है, अपने रक्त से, अपने मांस से, अपने भोजन से, अपने आचार विचार से, अपना हर हिस्सा बच्चों को देती है, वो योगिनी है। वो एक आत्मा के अवतरण का माध्यम है। ऋषि जो वहां बैठा है वो किसी शरीर का निर्माण नहीं कर सकता, आत्मा का अवतरण करने की शक्ति उसमें नहीं है, भगवान विष्णु में भी नहीं है, लेकिन उस मां में है। तो वो इतनी बड़ी योगिनी है, तपस्विनी है, उसको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और हर मां को जब वो गर्भ ग्रहण करती है, गर्भ ग्रहण करने की प्रक्रिया में, उससे अपने आप को योगिनी मानना चाहिए। यदि वो सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल बना ले कि मैं एक तपस्विनी हूं, ये तपस्या है, साधना है, तप है, ये 12 महीने का तप है, इसके बाद में संसार को एक आत्मा देने वाली, एक शरीर देने वाली, जो संसार को चलाएगा। तो यार 12 महीने कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है 12 मंथ। तो दैट्स व्हाट इज बीइंग डन बाय द मदर। अब मैंने जो आपको कहा
कि जब संसर्ग हो रहा होता है उस वक्त युगल की मानसिक अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पता है? ऋषि वेदव्यास, अंबिका अंबालिका और दासी परिश्रमी देवी से धृतराष्ट्र का, विदुर का और अपने पांडु का जन्म हुआ। अंबिका डर जाती है, ऋषि वेदव्यास को देख करके आंखें बंद कर लेती है, धृतराष्ट्र होते हैं। अंबालिका डर के मारे कांप जाती है, पीली पड़ जाती है, तो पांडु रोग से पीड़ित पांडु होते हैं। लेकिन दासी परिश्रमी देवी सहज रूप से ऋषि वेदव्यास को समर्पित कर देती है, तो महात्मा विदुर जैसी संतान आती है। ये एग्जाम्पल इनफ है ये समझाने के लिए कि जब संसर्ग हो रहा है वो पल बहुत महत्वपूर्ण है। वो पल भोग का नहीं है, योग का है, आत्मा के अवतरण का है, शिशु के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होने का दिव्य क्षण है। भोग करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, सिर्फ वही समय उपयोग करने का और उसी से आपका जीवन बनने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेनी व्हिच यू हैव। आज क्या हो रहा है? आज मुझे पता है कि मेरे टाइम में तो था, आज के समय में मुझे नहीं पता। जब दंपति शादी होती थी तो उनको एक पलंग दिया जाता था, नया पलंग, और फर्स्ट नाइट उसकी नए पलंग पे करती। उसके पीछे ऐसे नहीं था वो, उसके पीछे बहुत बड़ी भावना थी, क्योंकि द कपल शुड नॉट यूज द बेड व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय द अदर, क्योंकि उसको उसकी ऊर्जा होती है, वो नेगेटिव थी, पॉजिटिव थी, व्हाटएवर इट वाज। इसलिए दंपति को अपना जीवन नए पलंग से स्टार्ट किया जाता है। अब वो कह रहे हैं हम होटल में जाते हैं, एक्सोटिक प्लेसेस पे जाते हैं, यूनिक जगह पे जाते हैं, डरावने जंगलों में जाते हैं, पहाड़ियों पे जाते हैं। भैया वहां पर क्या मेंटल स्थिति है और कौन सी आत्मा आएगी आपके घर के अंदर? सोचा है कभी? ये विषय मेरे को समाज के द्वारा बोला गया, डॉक्टर साहब आपको उस विषय पे बात करनी है। आज हमारे दंपति जाते हैं, शादी होते ही पहली रात्रि ही बाहर गुजारते हैं। आई डोंट नो हाउ बैड इट इज, बट वन शुड अंडरस्टैंड ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा से ही चल रहा है। तो ये देखो प्योर साइंस। अरे आप देखिएगा कृष्ण की यदि कहानी सुने, कृष्ण कौन थे? संसार के रचयिता विष्णु थे यार, वो तो सब कुछ थे, सर्वे सर्वा थे, उनके हाथ में सभी कुछ था। लेकिन एक बार कृष्ण अपने रुक्मणी से पूछते, हे रुक्मणी देखो कैसी संतान चाहिए? रुक्मणी अपने कृष्ण प्रिय कृष्ण के आंखों में प्यास नजर डाल के बोलते हैं, मधुसूदन तुझे देना ही मुझे तेरी जैसी संतान है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं ऐसी संतान के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो यस हमें तपस्या करनी होगी, और 12 वर्ष बद्री पर्वत पर जाकर के तपस्या करते, तब प्रद्युम्न जैसी संतान पैदा होती है। तो यदि आपको प्रद्युम्न चाहिए तो आपको तपस्या करनी होगी, ऐसे नहीं है। योग दर्शन पतंजलि का बहुत बड़ा महत्व है। 16 संस्कार हमारे उसमें बताया गया। अभी संस्कार क्या है? इट्स एन एजुकेशन, इट्स ए रिफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे? मातृशक्तियां बैठी है, उनके पता है वो घर में आए दिन क्या करते, एक दूध होता है उससे कभी छाछ बना लेती, कभी दही बना लेती, कभी चीज, कभी पनीर और कभी घी बना। अरे भाई ये सब कैसे हो रहा है यार? दूध तो एक ही था, आपने 6 चीजें कैसे बना दी? ऐसे ही आप एक ही संतान को किस प्रकार से संस्कारवान करेंगे, वैसी ही संतान आपको मिलेगी। जैसी आपने दूध के साथ बर्ताव किया और विभिन्न विभिन्न प्रोडक्ट बनाए, एग्जैक्टली द सेम वे आप अपनी प्रोजेनी का प्लान कर सकते हैं। डॉक्टर सीमा उसके बारे में आपको बताएंगे। 16 संस्कार हैं, मानव शक्तियां हैं, हम इसके द्वारा क्या क्या करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ब्रेन का, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, मींस ये इंट्रा यूट्राइन एजुकेशन। आप बच्चों को जैसे डालते हैं जाके विद्यालय में, आजकल तो क्या नर्सरी और क्या क्या हो गया है, 1.5 साल के बच्चे को माँ डाल देती है, माँ का पास पढ़े तो वो निकल के उसको स्कूल में ले जाए, ऐसा भी होने लगा है। तो मैं कहता हूँ हाँ यस कर सकते हो, लेकिन आप तब तक तो 12 महीने लेट हो चुके हो, आप बहुत लेट हो चुके हो। आपको तो पहले ही सोचना था कि मेरे को कैसा बच्चा चाहिए, तब से आपको एक काम करना था। तो यू कैन डेवलप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली थ्रू द संस्कार।
ये टाइम्स मैगजीन बहुत बड़ी बातें करते हैं, ये बड़े बड़े कंट्री साइंटिस्ट अमेरिका वालों ने अल्टीमेटली बोला है, ये टाइम्स मैगजीन है उनकी, यू व्हाई योर डीएनए इज नॉट योर डेस्टिनी, your genes are not your destiny। ये टाइम्स मैगजीन अमेरिका की, उसने बोला है हमारे कृष्ण ने तो कब से बोला हुआ है कि तुम्हारा कर्म ही सब कुछ है, जैसे कर्म करोगे वैसा भाग्य बनेगा, जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा। इट्स दैट, जैसा आप चाहोगे वैसी संतान मिलेगी, जैसा कर्म करोगे जैसे संस्कार करोगे वैसी आपकी संतान बनेगी। एंड यू कैन, उसका नाम है एपिजेनेटिक्स। ये आप बहुत जल्दी आए दिन इस शब्द का नाम सुनोगे एपिजेनेटिक, एपिजेनेटिक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई बच्चा उसको खराब संगति में रखते हो तो खराब बन जाता, अच्छी में रखते हो तो अच्छा बन जाता, दैट इज एपिजेनेटिक्स। बच्चा वही है, संगत का असर है। आपने दही भी बनाया, वो भी बनाया, जिसको जिस चीज से मिला है वो चीज बन गई। अरे प्रहलाद किस खानदान में जन्म हुआ? राक्षस को। अरे जब राक्षस के यहाँ प्रहलाद आ सकता है तो यार हम तो हिरण्यकश्यप नहीं है भाई, हम तो उससे भी बड़ा ला सकते हैं संतान। नारद मुनि से कांटेक्ट किया, नारद मुनि को गर्भ संस्कार की पूरा ज्ञान था, वो कयादिक को लेके आते हैं, उसको पूरी तरीके से तैयार करते हैं और भक्त प्रहलाद का जन्म होता है हिरण्यकश्यप के शुक्राणु से। शुक्राणु हिरण्यकश्यप का है, अंडाणु मां का है, और शिक्षा नारद जी की है, वातावरण ऋषि का है, आश्रम का है, खान पान शुद्ध है। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शुक्राणु या अंडाणु कहीं से भी आए फिर भी आपके हाथ में है बहुत कुछ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब बच्चे का निर्माण कैसा होता है उसकी प्रक्रिया देखते हैं। ये मां का अंडाणु है, ओवरी से निकलता है, पिता का शुक्राणु है, फिलोपियन ट्यूब में जाकर के अंडाणु से मिलन होता है, उसका अंडाणु का भेदन होता है, और अभी 2 कोशिकाएं हैं यहाँ पर, 23 क्रोमोसोम्स, आधा मम्मी से, आधा पापा से, आधा नाना से, आधा दादा से। अब इसके अंदर चेतना आती है, ध्यान से देखिएगा, एक घेरा आपको दिखाई देगा कोने में, ये घेरा जो है ये चेतना है और इसके चारों तरफ चित्तवृत्तियां पिछले जन्मों के कर्म है और वो इस वक्त इसके अंदर एंटर होते हैं और चेतना के आने के बाद में इसका डिवीजन होता है। तो भ्रूण क्या होगा? अंडाणु, शुक्राणु प्लस चेतना प्लस पिछले जन्म की चित्तवृत्तियां, इन सबके मिलने से शिशु का निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और शिशु आपकी गोद में आता है, प्रसन्नता लाता है, वही प्रसन्नता सभी के ऊपर होती है। अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको आगे बताया। अब हम आता है कि हम क्यों आए पृथ्वी पे। लेट अस लिसन दिस। उन्होंने अपनी दिव्य चेतना प्रकृति में अभिव्यक्त किया। इस चेतना के विस्तार से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण, ब्रह्म ने अपनी ऊर्जा का रूपांतरण कर इस सुंदर विश्व की रचना की, जिससे जीव, प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व में आए। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की चेतना और शक्ति का अंश विद्यमान है और इस ब्रह्मांड को जीव और सुंदर बनाता है। परमपिता ने नर नारी का सृजन कर उन्हें प्रेम का अद्भुत रूप संचारित किया, जिससे यह संसार सुंदर और प्रेम में हो। यह दिव्य प्रेम ही जो मानव को उत्तरोत्तर श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता है। इस प्रेम के संगीत से ओतप्रोत यह पृथ्वी सौंदर्य और सद्भावना से भरपूर हो। परमपिता परमेश्वर का यही उद्देश्य था, हमें इस पृथ्वी पर लाना। That was the aim। इसलिए हम यहाँ पर हैं, हम प्रेम करें, प्रेम के पौधे लगाएं, प्रेम के बीज लगाएं और प्रेम ही लाएं, क्योंकि यदि प्रेम नहीं हुआ तो संसार नहीं हो जाएगा। सोठी कवि ने तो यहाँ तक कहा, जल्दी जले तो भक्त जन, कहता था कि सोठ नहीं तो रहे पांच नहीं, पति गवा जिंदू। दिव्य संतान पैदा करना सिर्फ आपका ही कर्तव्य नहीं है। दिव्य संतान
को पैदा करना, आपको समाज को देना है, एक समाज का निर्माण करना है, देश का निर्माण करना है। इसलिए दिव्य संतान आपको पैदा करनी, ये हमारे सब जगह था, जो स्वस्थ हो, समृद्ध हो, सुरक्षित व सशक्त समाज का निर्माण करे। यही मेरा एम है कि मैं अपने इस बचे विशेष जीवन में मेरे अपने देश के लिए, मेरे अपने समाज के लिए एक शिवाजी, एक महाराणा प्रताप है, एक वैज्ञानिक लेके आऊं, रविन्द्रनाथ टैगोर लाऊं, विवेकानंद लाऊं, ये सब संभव है। एक अकेले शिवाजी ने मुगलों से लोहा लेके हमें वो किया है, अकेले विवेकानंद ने क्या क्या नहीं किया। तो हमारे पास तो लाखों वूम्स है, लाखों गर्भाशय हैं। हम प्रयास करेंगे तो जरूर मिलेंगे और बहुत शीघ्र उसका परिणाम हमको मिल जाएगा। यही मेरा और हमारे गुरुवंश जी भाई साहब का उद्देश्य था कि हमें समाज में परिवर्तन लाने के लिए दिव्य संतानें लानी। ये सब कहानी आपने सुनी है। शिवाजी का जन्म बड़े और सर्कमस्टांसेस हुआ। जीजा माता के सामने प्रश्न था कि मैं क्या करूं, उन्होंने उसको सारे परिस्थितियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और हर दिन अपने घर में पल रहे शिशु को शिक्षा दी, प्रण लिया, ऐ शिशु तेरे को आना और मुगलों से लोहा लेना है, इनको इन आतंकियों को यहां से बाहर निकालना है। रामायण पढ़ी, राम और लक्ष्मण की कहानियां, जितनी वीरता की कहानियां पढ़ सकती थी पढ़ी और हर दिन अपने संकल्प को मजबूत किया और उसने शिवाजी को जन्म दिया। ऐसे ही विवेकानंद का जन्म हुआ। भुवनेश्वरी देवी वांटेड कि उनकी कोख से शिव के अंश का जन्म हो। ऐसे शंकराचार्य जी की मां ने चाहा कि उनके कोख से शिव के अंश का जन्म हो, शिव को हो। उन्होंने घोर तपस्या की और परिणाम स्वरूप हमें शंकराचार्य मिले और विवेकानंद। अब आते हैं छोटे से राम के बारे में हम बात करें कि राम कौशल्या और दशरथ के पुत्र थे। कौशल्या मीन्स कुशलता पूर्वक, दशरथ मीन्स दशों इंद्रियों को संयम करके। यदि आप अपनी दशों इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों को संयमित करके वश में कुशलता पूर्वक करते हैं तो आपके घर भी राम आएंगे। काल्पनिक नहीं है, बस आपको संयम की आवश्यकता, कुशलता की आवश्यकता और इसके लिए तैयारी। राजा दशरथ ने कैसे किया, अपने नंगे पैर से हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करी, सामग्री इकट्ठी करी और मां कौशल्या ने जब गर्भ धारण किया तो पूरे समय आश्रम में रही, क्योंकि टैक्स से आया हुआ पैसे से वो अपने घर में पल रहे शिशु का पालन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हमें पता कोई भी टैक्स अच्छे मन से नहीं देता। मां कौशल्या जानती थी कि जो राजकीय कोष में पैसा आ रहा है वो कुछ अच्छी भावना से नहीं आ रहा है, तो वो आश्रम में जाकर के मेहनत करती है, वहां का कार्य करती है, उसके फलस्वरूप जो उसे भोजन मिलता है उस भोजन से अपने शिशु का पालन करती है। जो मैंने कहा ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, तो वो अन्न कहां से आ रहा था, राजकीय कोष से नहीं आ रहा था, उसकी अपनी मेहनत से आश्रम के अंदर आ रहा था। तो इसलिए हम आए, हम अपने बच्चे को कौन सा खाना खिला रहे हैं, कहां से आ रही है हमारी इनकम? वो इनकम फिजिकल नहीं है भाई, उसके साथ एक ऊर्जा आती है, वो ऊर्जा आप पर डिपेंड करती है कि वो कैसी ऊर्जा है। समय बता देना, तो मैं हो जाता हूं, मैं भूल जाता हूं, इस समय का ध्यान नहीं करता। तो अब ये आता है कि भाई ठीक है, आपने बातें सुन ली यार, वो तो क्या बताओ करना क्या है। ओके, लेट्स कम टू द आंसर। अगेन आई विल आस्क यू क्वेश्चन, सॉरी। अरे भाई, अपन सभी यहाँ सीनियर लोग बैठे हैं, आप सभी ने बड़े बड़े भवन बनाए, बड़े सुंदर भवन बनाए, आपने भवन बनाने की क्या क्या तैयारी की गई? और कितने साल पहले तैयारी की? जमीन ढूंढी, बच्चों से बात करी, कितना बड़ा मकान चाहिए, उसने कहा मेरे को ऐसा मकान चाहिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए भी चाहिए, मेरे को कौन सा चाहिए, क्या बोलते हैं वो भी चाहिए, स्विमिंग पूल भी चाहिए। So you collected all the information, who else is wanting, then you search for the land, then you invited an architect, structural engineer, interior decorator। फिर कई परिवार तो ऐसे उन्होंने अपने बच्चे को या अपने भाई को स्पेयर कर दिया, भाई बिजनेस में सुना लूंगा, ये अपने सपनों का मकान है, तो 3 साल के लिए फ्री करते हैं और भवन का निर्माण आपके सपनों का मकान बना।
आपको बहुत अच्छा लगा। अब अपना थोड़ा सोच लो यार, जब आपके घर संतान आई तब आपने उसके पहले क्या क्या किया? क्या ऐसी कोई तैयारी की थी? डिड यू प्लान कि हमको कैसा बच्चा चाहिए? डिड यू प्लान कि इस बच्चे को ऐसा बनाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, किन किन कंसल्टेंट से संपर्क करना चाहिए? नहीं, आपने प्लान किया, आपकी गलती नहीं है। यू डिडंट नो दैट, आपको पता नहीं था। आपकी प्लानिंग थी भाई बच्चा आएगा तो मैं उसे मॉन्टेसरी में भेजूंगी, वहां भेजूंगी, फिर उसके बाद मैं उसको डॉक्टर इंजीनियर ये बनाऊंगी। लेकिन आप बहुत लेट हो चुके हैं, तब तक बहुत लेट हो चुके हैं। आपकी प्लानिंग बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जो आपने मकान के लिए, अरे मकान तो फिर बन सकता था यार, ये बच्चा वापस नहीं आएगा, तो इसकी तैयारी हमने की नहीं, इंसिडेंटली एक्सीडेंटली हो गया बच्चा। सोचा भी कि यार गिरा दे, नहीं गिरा पाया, अल्टीमेटली कंटिन्यू करा। दैट्स द अप्रोच। सो आपका जो सपना है, जो आपके भविष्य को संवारने वाला है, जिसके लिए आप कहते हैं मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, यार आपने उसके लिए प्लानिंग ही नहीं की, फिर वो बच्चा वैसा नहीं निकला तो आप बच्चे को दोष दे रहे हो। मकान आपने आपके हिसाब से बनाया, अच्छा बना, बच्चा आपने आपके हिसाब से बनाया, लेकिन दोष आप बच्चे को दे रहे हो। इट्स नॉट राइट। यू नीड टू प्लान मच बिफोर द कंसेप्शन ऑफ द बेबी। अब इसके अंदर एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि भाई हमें करना क्या है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण इशू है, मां को सिर्फ एक सूत्र याद है, सिर्फ एक सूत्र, बच्चा मेरे गर्भ में नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, यूट्रस में नहीं, बच्चा मेरे गोद में, लैब में है। बच्चा सब कुछ देख रहा है, ही इज विजिलेंट, ही इज अवेक, ही इज रिसीविंग, लर्निंग, इंटरप्रेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग। आई एम टेलिंग ऑल द थिंग्स। बच्चा सारी संवेदनाओं को ग्रहण कर रहा है, अनुभव कर रहा है, और उनको एनालाइज कर रहा है, और उनको रिएक्ट कर रहा है। ये सारी क्रियाएं उस बच्चे में हो रही है, जो आप यहाँ बैठे उनमें हो रही है, वो सब बच्चे में, उस गर्भ में हो रही है। तो आप जो कुछ खा रहे, जो कुछ देख रहे, जो कुछ पी रहे, जो कुछ सुन रहे, और जो रील देख रहे हैं, जो सास बहू का सीरियल देख रहे हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं, वो बच्चा भी देख रहा है, और आपकी फिल्म भी बच्चा देख रहा है। जो विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं, वो भी बच्चा महसूस कर रहा है। तो फिर वो बच्चे की ट्रेनिंग तो उससे पहले ही चालू है। अब आप देखिएगा, जो मैंने कहा उसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है। नाउ लिसन दिस, ये बच्चा घर में और बाहर म्यूजिक बज रहा है, See, he is trying to react, गाने की कोशिश कर रहा है, डांस करने की। ये रियल वीडियो है। हर तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है बाहर के म्यूजिक के साथ। अब आप नेक्स्ट In this study, researchers took अब माँ ने क्या खाया तो बच्चे को कैसा लगा, आप ध्यान से and देखिए। performed the ultrasound scans to see how the babies would react when the mothers are given different flavors. These women were given capsules filled with either carrot or kale powder. मीठा कैप्सूल और कड़वा Those कैप्सूल। exposed to the Now carrot see, flavor showed laughter, ये मीठा कैप्सूल खाने थे while those exposed to the kale flavor showed और ये crying. कड़वा कैप्सूल खाने थे। Scientists believe that तो जो माँ खाती है वो बच्चा महसूस करता है और उसको रिएक्ट करता है। इसीलिए हमारी दादी नानियां सास बोलती थी बेटा ये मत खा, ये मत, लेकिन हम तो मॉडर्न है यार, इसको क्या पता है। बट दे नो, अरे तुम्हारा तो पहला बच्चा है, उसको 5 बच्चे पैदा कर चुकी है, और उसने अपनी सास से सीखा है, और उसने अपनी सास से सीखा है, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो जनरेशन का है, एक जनरेशन का, एक जनरेशन का नहीं। अब ये देखो बहुत कॉमन है, पति पत्नी का झगड़ा,
वैचारिक मतभेद, ये मम्मी पापा झगड़ रहे हैं और ये बच्चा अंदर क्या कर रहा है। अरे उस 12 महीने बंद कर दो यार। घर में होता है ना, जब दादाजी पूजा कर रहे होते तो बाहर कर चुप 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 हो जाओ, तो दादाजी पूजा कर रहे हैं बस थोड़ी देर चुप हो जाओ, थोड़ी देर बस आपको ये करना, 12 महीने चुप रहना है। उसके बाद मचाना हल्ला, जितना मचाना, जितना सास से लड़ना और लड़ना, जितना बहू से लड़ना और लड़ना, जितना देवर से लड़ना और लड़ लेना। इस 12 महीने में मत करो यार, क्योंकि जो संतान आ रही है उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। उस संतान के आने से आपके कितने रिश्ते बनने वाले, आप चाचा बनने वाले, आप दादा बनने वाले, आप दादी बनने वाली हो, आप चाची बनने वाली हो, आप बुआ बनने वाली हो, मासी बनने वाली हो। उस बच्चे का किसी से कोई दोष नहीं, तो बस 12 महीने चुप हो जाओ, लिख लो सारी कंप्लेंट, ये होल्डर इसके बाद में ये सब कर 12 महीने वाला भूल जाओ, क्योंकि आपको प्यार का ना रस लग चुका होगा, आप भूल जाओ, कोई बात नहीं, याद रखो तो भी। अब ये देखिएगा अभी क्या हो रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है और ये अपने चेहरे को खुजा रहा है, इस रिपीटिंग, व्हाई? बिकॉज उसकी माता श्री बाहर सिगरेट पी, ये इफेक्ट है सिगरेट पीने का। जो मां सोची नहीं मैं पी रहा, अरे तू नहीं, तेरा बच्चा पी रहा तेरे पेट के अंदर, उस पर इफेक्ट आ रहा है, इसका लड़ने का इफेक्ट है, का मीठा खाने का इफेक्ट, ये सारे बच्चे रेस्पॉन्ड करते हैं अंदर। क्या कोई माँ ऐसा देखने के बाद ऐसा सिगरेट पी? उस माँ को पता नहीं, बस हम उसको बता दें भाई देख तू सिगरेट पी, तेरा बच्चा भी तेरा तो खुश है ना। डू यू वांट टू प्रोड्यूस ए स्मोकर? डू यू वांट टू प्रोड्यूस ए अल्कोहलिक? इफ शी सेज फाइन, लेकिन कोई माँ ऐसा नहीं करे। ये विभिन्न रिएक्शंस है, बाहर क्या क्या होता है उनकी। अक्सर हमने सुना हमारे ऋषि मुनि शाप देते थे, हमारे बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, अरे यार ये आशीर्वाद काम भी करता है नहीं करता, जिसको देता भैया बड़ा होना, अच्छा रहना, ये होना, मैंने जो पढ़ा वही सही है, उसकी भी रिसर्च देख लो आप। पानी का घड़ा हमारे रसोई में रखा जाता था, बेवकूफ नहीं थे हमारे बड़े लोग, सारी शुद्ध चीजें रसोई में होती, अक्सर मंदिर भी रसोई में होता था, रसोई के गेट होता था, और रसोई में हर व्यक्ति की एंट्री भी नहीं होती थी। क्यों? उसका साइंस देखिए आप। ये एक जापानी साइंटिस्ट मसाओ इमोटो की स्टडी है, पानी को प्यारे शब्द बोले गए लव एंड अफेक्शन के, फिर उस पानी को क्रिस्टलाइज किया गया और उसको स्टडी गई, और ऐसे ही पानी को बैड वर्ड्स बोले गए, डिस्गस्टिंग वर्ड बोले गए और उसको क्रिस्टलाइज किया, तो वो कैसे क्रिस्टल बनाता है उसकी देखिए। वाटर जो पीते हैं उसकी मेमोरी बनती है, याददाश्त बनती है। ये देखिए लव एंड ग्रेटिट्यूड की बैटरी जमीन लो, तो आप जो बोलते हो, जो ऊर्जा आपके घर के अंदर विचार चल रहे हैं, इसको कनेक्ट किया था ये लैपटॉप की बैटरी। तो अच्छे और बैड वर्ड्स बोले तो पानी को क्रिस्टलाइज किया तो ऐसा डिस्गस्टिंग, और ये थैंक यू, मतलब आप किसी को पानी पिलाते हैं किस भावना से पिलाते हैं, आपके घर में किस प्रकार का वातावरण है, गाली गलौज है, प्रेम है, श्रद्धा है, भजन है, कीर्तन है, या लड़ाई झगड़े, वो सारा पानी ग्रहण कर रहा है और उसी पानी का आप सेवन कर रहे हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव सही मैं नहीं कह रहा। पहले हमारे वेद कहते थे उसे मत मानो, आज के साइंस को तो मान लो, ये तो प्रूव करके आपकी आंखों के सामने दिखा रहे, देखो भाई ऐसा हो रहा है। हमारे विचार ऊर्जा क्रिएट करते हैं, ये अब साइंस ने प्रूव कर दिया। हम बहुत पहले से कहते आए थे, ऋषि मुनि के पास मैसेज चले जाता था, उनके पास जो मोबाइल था वो आज से 1000 टाइम्स एडवांस था, उनको कोई सिम कार्ड नहीं लगानी होती थी, उनको कोई डाटा नहीं खरीदना पड़ता था और कोई टावर नहीं होता था। दे हैड मच मोर एडवांस वायरलेस सिस्टम ऑफ टॉकिंग एंड सेंडिंग देयर एंड एक्सचेंजिंग द मैसेज।
through their thought. क्योंकि आज विज्ञान बोल रहा है कि सबसे बड़ा इंटरनेट तो हमारे अंदर लगा हुआ है डीएनए के रूप में, और डीएनए फोटोन करके ऊर्जा के बंडल पैदा करता है जिनको फोटोन कहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी टारगेट पे जाकर के यदि आपको है तो पर्टिकुलर व्यक्ति को जाके आपका संदेश डिलीवर करती है। जो हम आए दिन देखते हैं, हम किसी को याद करते हैं या तो वो आ जाता है या उसका फोन आता है, आए दिन देखते हैं ऐसा। तो ऐसा ही है, ये डीएनए उसका है। अतः प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। प्रार्थना पे भी बहुत लोग हंसी उड़ा, प्रार्थना से कोई हो रहा है क्या, भगवान सामने दिख रहा है क्या? ऐसे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक नवयुवक बड़ा ज्ञानी था, उसने पूछा यार ये प्रसाद चढ़ाया, भगवान ने तो खाया नहीं, ऐसे किसे ऐसे आ गया। संत से पूछा इसमें भगवान ने प्रसाद नहीं खाया, आप हमें बेवकूफ बना रहे हो ना बैठे बैठे कि भगवान का प्रसाद दे, ये तो मैंने दिया था, वही प्रसाद आया। बोले अच्छा ठीक है, ये किताब देता हूँ तुम पढ़ो, पढ़ के 7 दिन में ले आना। बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट था, पढ़ ली उसने पूरी किताब। 7 दिन बाद आया, ऋषि ने उससे पूछा भैया क्या पढ़ा? बोले ये पढ़ा। मैंने ये क्वेश्चन का जवाब दे, उसने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए। किताब ली, यार ये किताब तो तुमने लौटा दी मेरे को पूरी की पूरी, इसके पढ़ने का है क्या? नहीं। पढ़ने फाड़े गए तुमने? नहीं। फिर तेरे को सब कुछ याद कैसे हो गया? अरे भैया भगवान भी ऐसे ही है, सूक्ष्म रूप में जो तुमने अर्पित किया है भगवान को, वो सब भगवान ने ग्रहण किया है और तब आपको रिटर्न करके प्रसाद को हो रहा है। तो ये जो हमारी बुद्धि है वो इट नीड्स मच मोर एक्सप्लोरेशन, वी नीड टू गो बैक, और हमको उन पर विश्वास करना होगा कि तो ठीक है लैब में प्रूव करो। तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी स्टडी है, जिसमें 200 माताओं पे स्टडी किया, हजारों किलोमीटर दूर पे 100 माताओं के लिए प्रार्थनाएं की गई, विभिन्न चर्चों के अंदर विभिन्न पादरियों के द्वारा विभिन्न सेंटर से, और 100 के लिए प्रार्थना नहीं की गई इन वाइव फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जिस ग्रुप के लिए प्रार्थना की गई थी उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की गर्भ ठहरने का प्रतिशत दुगना था बजाय उनके जिनके लिए प्रार्थना नहीं की। हजारों किलोमीटर दूर की प्रार्थनाएं फलीभूत होती है, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे वेद नहीं कह रहे। मत मानो उनकी बात, इस साइंस की बात मान लो, इस कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात मान लो, और ये ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आगे भी प्रूव किए जा चुके हैं। ऐसे ही नेपोलियन हिल था, सोनोग्राफी में बताया कि बच्चे का कान नहीं है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पे विश्वास रखता था, प्रतिदिन अपनी पत्नी के पेट के हाथ रख कर के बोलता था, ओ माय सन यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम मेरे सपनों के बच्चे हो, तुम सुनोगे मेरी बात को सुनोगे और तुम बोलोगे तो तुम बहुत सुंदर होगे, तुम बहुत पूर्ण होगे। हर दिन उससे प्रार्थना करता था, और टू द अटर सरप्राइज व्हेन द बेबी केम ऑन द अर्थ ही वाज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल चाइल्ड। ये है पावर ऑफ अफर्मेशन, ये है पावर आपके शब्दों का। इन शब्दों को ऐसे जाया ना करें, हर शब्द में ऊर्जा है। ये जो वाणी दी है प्रभु ने, ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ी ऊर्जा है, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना बड़ा। और ये स्टडी हमारे दौर के अंदर भी हुई है। प्रमाण सागर जी हैं, जैन मुनि बहुत बड़े मुनि हैं, उनकी भावना योग है, उनका एक डॉक्टर ने वो किया, उनके बच्चा था, उनको नाक डेवलप नहीं हो रहा था, दे फॉलो द भावना योग एवरी डे ट्वाइस अ डे, और जब बच्चा आया तो उसकी नाक की हड्डी नॉर्मल थी, डॉक्यूमेंटेड है, सो प्रार्थना करना। ओम के ऊपर हजारों चीजें हैं। ये अगेन एक यूनिक स्टडी है जिसमें माँ की स्मोकिंग, अल्कोहल, माल न्यूट्रिशन, हाई फैट डाइट, इनका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे इन सब चीजों का वर्णन है चरक, सुश्रुत, कश्यप और गर्भोपनिषद के अंदर बहुत डिटेल जिक्र है, इतना डिटेल जिक्र है उनका कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऋषि मुनियों ने यानी कैसे। इसके अंदर डिफरेंट फेजेस पे दंपति को हम एडवाइसेस देते हैं कि जब लड़का लड़की के सिलेक्शन से पहले से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इसमें पंडित, पुरोहित, आयुर्वेदिक डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, योगा थेरेपिस्ट, म्यूजिशियन और पंडित का बहुत बड़ा रोल होता है। इससे हॉलिस्टिक अप्रोच इन्वॉल्विंग ऑल द स्पेसिफिक। जैसे आपने मकान बनाया था भैया, कितने सारे लोग थे, ऐसे बच्चे के निर्माण के लिए बहुत सारे स्पेशलिस्ट लगेंगे, अकेले माता पिता से नहीं होगा। आहार, विहार, व्यवहार, वातावरण, फिर आयुर्वेद में बताया गया शुद्धि,
इसका बहुत बड़ा रोल है मेडिटेशन का, इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट अलग है, वो मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा। मैं जैसा मैंने कहा, माँ एक गर्भिणी है, बहुत बड़ी योगिनी है, मैंने उसका नाम दिया गर्भ योग और दूसरा नाम दिया गर्भ योगिनी। उसको उसी नजर से देखा जाना चाहिए, माँ को भी उसी तरीके से रहना चाहिए, विरक्त भाव से, जैसा कृष्ण ने कहा था। ऐसे हमारे संस्कार है, प्री कंसेप्शन के पहले गर्भाधान संस्कार, बहुत बड़ा संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ऐसे नहीं है, मकान बनाने की तैयारी जितना ही जटिल है ये, कि गर्भ धारण के 3 महीने पहले से आप तैयारी शुरू करते हैं, जिसको अपने भगवत गीता में पायोवरिक नाम से उसको डिस्क्राइब किया गया है। सिर्फ 12 दिन के लिए मिल्क लेने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन बताया गया है, इसके लिए पूजा होती है, किन तिथियों पे गर्भ धारण करना चाहिए, कैसे वातावरण में करना चाहिए, कैसे बिस्तर की चादरें होती है, कैसी पोजीशन होनी चाहिए, कैसी सुगंध होनी, उन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन हमारे पुराणों में दिया गया है साइंटिफिक लॉजिक के साथ। इसी प्रकार फिर एक पुंसवन संस्कार आता है जो 2 महीने बाद किया जाता है। इसमें बच्चे का ठहरे गर्भपात ना हो, उसके लिए कुछ पूजाएं होती है, वो करी जाती है। फिर ये सूर्य पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य को अर्घ देना आपको नहीं पता कितना महत्वपूर्ण है। ये शरीर पंच महाभूतों का बना है। जब आप सूर्य पूजा करते हैं, सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो अग्नि तत्व को, फिर जल तत्व को, पृथ्वी को छूते तो पृथ्वी तत्व को, आकाश तत्व को, वायु तत्व को, 5 तत्वों को आप बलिष्ठ करते हैं इस एक अकेली पूजा से। इसलिए इसका बहुत बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार गर्भ रक्षा सूत्र, जिन लोगों को बार बार वो अबॉर्शन हो जाता है, ये जो गर्भ रक्षा सूत्र का पाठ करती है सुबह शाम या एक बार या सप्ताह में एक बार करती है, तो उसका उनको फायदा मिलता है। फिर एक सीमांतो ने बेबी शावर, so much of meaning is that. How important that baby. Do you understand the meaning of the baby shower? Baby shower means आप अपने प्रेम की, अपनी भावनाओं की, अपनी केयर की, अपने ग्रेटिट्यूड की, अपने थैंक्स की उस प्रेग्नेंट लेडी को शावर कर रहे होते हैं और उसके थ्रू उसके बच्चे में जा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त उसका ओज आता है, 8वें महीने में ओज आता है, 4थे महीने में उसका मस्तिष्क बन रहा होता, 6ठे महीने में उसकी बुद्धि इंटेलेक्ट बन रही होती है। तो 4थे, 6ठे या 8वें महीने में ये पूजा की जाती है, जिसे आप लोग बेबी शावर कहते हो। उस वक्त माँ को एक बिल्कुल रानी के रूप में रखा जाता है, उसकी पूजा की जाती है, पति उसके बाल संवारता है, बाल कंघी कराता है, उसका जूड़ा बनाता है, उसको अपने हाथ से पकड़ करके उसके अंदर लेके आता है। मींस हर तरीके से माँ को खुश किया जाता है। उसके पीछे भावना माँ का तो है, क्योंकि माँ खुश रहेगी तभी वो बच्चा खुश रहेगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द बेबी शावर, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीमांत संस्कार इस प्रकार से करते हैं, पति इसका करता है। अब वेरियस डू एंड डोंट है, आपको क्या क्या, संगीत की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इन सब चीजों को डॉक्टर सीमा आपको बताती जा रही है। उचित आहार, गार्डन में जाना, इसके लिए डॉक्टर सीमा विल टेल। गाय पूजा बहुत बड़ा महत्व है। मैंने तो अभी पढ़ा था, मुझे समझाया कि गाय पूजा का और सूर्य पूजा का कितना बड़ा महत्व है। गर्भ संस्कार के अंदर एक बहुत बड़ा वो है। हमारे सोडानी जी हैं, भीलवाड़ा का एक एग्जाम्पल है। उनकी जो बहू थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, उनकी गौशाला है, वहां पर डेली जाती थी, गाय की परिक्रमा करती थी, गाय को प्यार करती थी, बच्चे से दुलार करती थी। यही प्रक्रिया से उनके जो ओजस्वी बच्ची, उसने 3 साल में तो कई रिकॉर्ड बनाए, 5 साल में तो और बड़े रिकॉर्ड बनाए, सिर्फ गाय पूजा से। इतना महत्व है। हमारा ये स्ट्रेस है, जब माँ स्ट्रेस करती तो हार्मोन्स बनते हैं, वो हार्मोन्स बेबी के पास जाते हैं, उसके मस्तिष्क में जाके डायरेक्ट मस्तिष्क के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। गर्भ गीता भी है जो पढ़ी जानी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि माँ उस वक्त निष्काम भाव से एक ही ध्यान में थी कि मेरे को इस बच्चे को 12 महीने 3 महीने पहले और 9 महीने दौरान मेरा एक ही काम है, मेरे को इस दौरान मैं किसी से झगड़ा करना है, कोई गाली पड़े तो ठीक है, कोई कुछ बोल दे तो ठीक है, मेरा सारा काम एक ही है, मेरा बच्चा। इस भाव से, एक ही भाव से, विरक्त भाव से बच्चे का पालन करना है माँ को। ये यदि पालन कर लेती तो बहुत सारी चीजें उसको याद नहीं करनी। गर्भावस्था में योग है, भोजन के बारे में, डू एंड डोंट के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ड्रग से बचना, शराब, स्मोकिंग,
यदि आप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 महीने तक आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है। टू मच ऑफ कॉफी इज आल्सो डेंजरस। कच्चे पदार्थ नहीं खाने, बासी भोजन जो आजकल अनफॉर्चुनेटली सब घरों में है। फ्रिज, मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जिनके घर में 2 चीज नहीं है, फ्रिज भी नहीं होती। समझ में नहीं आया आज के युग के लोग हैं क्या, हमें 2 बार पूछा फ्रिज मैंने नहीं, फ्रिज है ही नहीं, तो खाना कैसे करें? खाना जो आता है उसे खत्म कर देते और जो बचता है वो बांट देते, तो फ्रिज की कौन जरूरत है डॉक्टर साहब? और ऐसी स्थितियां कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको डरावनी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, हिल्स पे नहीं जाना चाहिए, कुएं में नहीं देखना चाहिए, बड़खाबड़ जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ट्रैकिंग करने नहीं जाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये संगीत की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर सीमा विल एक्सप्लेन ऑन दिस आल्सो। तो ये कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग ट्राइमेस्टर के कलर के पैड बनाए गए हैं कि कौन से महीने में कौन सा आना चाहिए, कौन सी खुशबू का सेवन करना चाहिए। ये दिव्य संतान प्रकल्प हम गुणवंत जी भाई साहब के निर्देशानुसार पिछले 2 साल से लगे हैं। हम काफी एक्टिविटीज है या अवेयरनेस प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके लिए मैंने और डॉक्टर सीमा ने जैसा बताया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इसका 1 साल का पोस्ट पीजी डिप्लोमा किया है, पूरा साइंटिफिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमारा उद्देश्य है कि 20 साल में कोई भी संतान पृथ्वी पे बिना प्लानिंग के नहीं आनी। आपने प्लान किया है तो बेबी आए, ये हमारा सपना है। और ये सपना हमारा तो हम तो पूरा नहीं, जब तक आप हमारे साथ नहीं होंगे, जब तक आप जैसे लोग, आप जैसे बुद्धिमान, ओजस्वी, शक्तिवान, समाज सुधारक, समाज सेवी लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, इस सपने को अकेले कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। हम ला सकते हैं शिवाजी को, हम ला सकते हैं विवेकानंद को, हम ये सब कर सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं। थैंक यू। अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी अतिथियों का, श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने ये समय निकाला और गर्भ संस्कार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी आज यहाँ हैं और हम यहाँ हैं। तो ये इस सब्जेक्ट की महत्वता को दर्शाता है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको ये दर्शा रहा है कि आज हम सब यहाँ पर इस बात के लिए चर्चा करें। तो डॉक्टर साहब ने आपको काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मैं बात करूँगी कि किस तरीके से हम हमारे बच्चे में कुछ अच्छी आदतें या जैसा हम हमारे सपनों का बच्चा चाहते हैं, हर माँ चाहती है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा इंटेलिजेंट हो, अच्छा हो, योग्य हो, आदर्श हो, आदर्श संतान हो वो। तो योग्य और आदर्श संतान बेसिकली आज आपकी या आपके परिवार की जरूरत नहीं है, यह हमारे समाज की इकाई है। और जब बहुत सी इकाइयां मिलती है तभी एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण हो सकता है। तो हमारा बच्चा कैसा हो गर्भ में और उसकी बुद्धि कैसी होगी, वो कैसा डेवलप होगा, यह एक संयोग नहीं, यह बेसिकली 3 मुख्य कारकों का परिणाम है। तो उसमें से प्रथम जो है सबसे, वो है बच्चे का अपना कर्म। बेसिकली बच्चे का अपना कर्म का एक लेखा जोखा होता है। हर आत्मा अपने कर्म को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित होती है। तो वो एक ऐसा माहौल, ऐसा घर ढूंढती है जहाँ पे उसके कर्मों को वो पूरा कर सके। तो यहाँ हमने क्या देखा कि बच्चा चूज कर रहा है कि उसे कौन से माता पिता, कौन से परिवार में जन्म लेना है। लेकिन एक उस श्रेष्ठ आत्मा को जिसको अच्छे कर्म करने हैं, उसको आप इनवाइट कर सकते हैं। किस तरीके से आप इनवाइट कर सकते हैं? यदि आपने उसे ऐसा माहौल दिया, इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया, तो एक श्रेष्ठ आत्मा आपके यहाँ जन्म ले सकती है।
तो जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, बेसिकली प्रेगनेंसी या गर्भ 9 महीने की प्रक्रिया नहीं, ये कहीं उसके पहले शुरू हो जाए। तो कम से कम हमें 12 महीने का उद्देश्य लेके चलना चाहिए। जब हम कंसीव करने का प्लान करते हैं, उसके कम से कम 3 महीने पहले से हमें हमारा आचार विचार व्यवहार और विहार ऐसा रखना है, ऐसा माहौल देना है कि एक श्रेष्ठ संतान हमारे यहाँ, एक श्रेष्ठ आत्मा हमारा चयन करे, हमारे परिवार का चयन करे और वह हमारे यहाँ जन्म ले। फिर माता पिता की आनुवंशिक रचना, जेनेटिक मेकअप तो डेफिनेटली बच्चे के ऊपर इफेक्ट डालता ही है, लेकिन यहाँ अगेन हमें समझना यह है कि हम जेनेटिक जीन्स के स्ट्रक्चर, जैसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं जीनोटाइप, तो जीनोटाइप को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उन जीन्स का एक्सप्रेशन क्या है, उसके फिनोटाइप को आप चेंज कर सकते हो। तो आप जैसा जीन्स, जैसी क्वालिटी बच्चे में चाहते हैं, उन जीन्स को आप एक्टिव कर सकते हैं, और जो क्वालिटी आप नहीं चाहते उन्हें इनएक्टिव कर सकते हैं, और इसी को एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है गर्भावस्था के दौरान नर्चर और केयर। किस तरीके से आपने अपनी नर्चर केयर अपने प्रेग्नेंट फीमेल को दी है, इससे बच्चे का जो समग्र विकास है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक, उस पर गहरा प्रभाव डालता है, और इसी को हम गर्भ संस्कार बोलते हैं। तो बेसिकली माँ एक कलाकार है, और यदि कलाकार को अपनी श्रेष्ठ कलाकृति को जन्म देना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी किसी कलाकार को श्रेष्ठ कलाकृति बनानी है तो वो उसके लिए मेहनत करता है, तभी वो संरचना आती है। तो माँ अपनी जीवन शैली, सोच और व्यवहार को नियमित कर एक ऐसे संतान की रचना कर सकती है जो उसने अपने सपनों में देखी। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे मार्कंडेय पुराण में उदाहरण है रानी मदालसा का। तो रानी मदालसा प्राचीन काल में एक अत्यंत गुणी, ज्ञानी और तपस्विनी महिला थी। तो जब भी उनके गर्भ ठहर था तो वो अपने बच्चे को शिक्षा देना चालू कर देती। कैसी शिक्षा देती थी? कि तुम एक शुद्ध आत्मा हो। और जब भी फिर जन्म होता था उनके बच्चे का, तो वो बड़ा शांत ज्ञानी रहता था, और चूंकि वो उपदेश देती थी कि तू शरीर नहीं, तू शुद्ध चैतन्य आत्मा है, ये संसार एक माया है। तो ये शिक्षा सुनकर उनके बच्चे वैराग्य की तरफ, संन्यास की तरफ, आत्मा की खोज में निकल जाते थे। तो प्रथम 3 संतानें उनकी संन्यास ग्रहण करके वैराग्य की तरफ चली गई। तो जो राजा त्रिपुध्वज, जिनकी पत्नी थी मदालसा, उनको चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि अब हमारे राज्य के लिए भी तो कोई चाहिए। तो उन्होंने रानी से रिक्वेस्ट की। तो तब फिर रानी मदालसा ने चौथे पुत्र के गर्भ में रहते हुए ही उसे राजा योग्य बनाने के लिए प्रेरक विचार, कर्म नीति और ज्ञान का, धर्म का ज्ञान देना आरंभ किया। परिणाम स्वरूप जो पुत्र पैदा हुआ वह श्रेष्ठ, बुद्धिमान और नीति समर्पित राजा बना। तो यहाँ यह समझना जरूरी है कि किस तरीके से रानी मदालसा ने सकारात्मक विचार देकर अपने पुत्र में जो क्वालिटी वो चाहती थी उसे उन्होंने दिया। तो यदि आज हर माँ अपने बच्चे को सकारात्मक संस्कार दे तो समाज को संत, ज्ञानी या योग्य नेता मिल सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि गर्भ एक प्रथम और दिव्य विद्यालय है जहाँ बुद्धि का बीज पड़ता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा भविष्य गढ़ें जो प्रगतिशील, बुद्धिमान और संस्कार युक्त हो। यह हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण चरण है जिसे हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते, और आधुनिक विज्ञान इस बात को मानता है। जो मस्तिष्क का विकास है भ्रूण में, वो 3 से 4 सप्ताह में शुरू हो जाता है। 3 से 4 सप्ताह मतलब कई बार महिला को ये पता भी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, और उस समय ब्रेन का डेवलपमेंट चालू है। तो उस समय यदि कोई गलती हो गई, जैसे उस समय अल्कोहल का सेवन, तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम जैसी बीमारियां हो जाती है जिसका बाद में कोई इलाज नहीं। तो आधुनिक विज्ञान इस तरीके से हम देखें, यदि नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट, तो 3 से 4 सप्ताह में न्यूरल ट्यूब बनना चालू हो जाती है जो बाद में ब्रेन बनाती है। न्यूरॉन्स 5 सप्ताह में शुरू हो जाते हैं। न्यूरॉन्स मतलब जो ब्रेन के सेल्स हैं। हमारा पूरा शरीर सेल से बना होता है, तो हर अंग के सेल का अलग नाम है। तो ब्रेन के सेल का नाम है न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं
ये 5 सप्ताह में बनना शुरू हो जाते हैं और तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ तक इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान 1 मिनट में 2.5 लाख न्यूरॉन तक बन जाते हैं और आखिरी में करीब 100 अरब न्यूरॉन रहते हैं। 100 अरब न्यूरॉन्स मतलब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, इतने न्यूरॉन्स हैं, लेकिन सब में तो नहीं हो पाता कि इतने 100 अरब न्यूरॉन जितनी बुद्धिमत्ता हर बच्चे में नहीं। तो ऐसा क्यों? तो इसको आप समझिए कि न्यूरॉन्स जो हैं, ये समझ लीजिए आप उदाहरण के लिए ये बल्ब की तरह है। बहुत सारे बल्ब आपने इकट्ठे कर दिए लेकिन उसमें सर्किट नहीं डाला, कनेक्टिविटी नहीं डाला, तो वो जलेंगे कैसे, हमें प्रकाश कैसे देंगे? और जो फिर काम के नहीं आएंगे वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम न्यूरॉन्स हमारे बचे, उनमें कनेक्टिविटी हो। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें फीटस के डिफरेंट सेंसरी सिस्टम को स्टिमुलेट करना है, तभी उसमें कनेक्शन डेवलप होंगे जिसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस। तो ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मानव बुद्धिमत्ता डिपेंड करेगी आपके कितने न्यूरॉन्स एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ह्यूमन इंटेलिजेंस का अर्थ है कि मनुष्य की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का यह एक ऐसा संयोजन है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और सामंजस्य बना के रखता है। तो जब हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो ये होता है इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस, दैट इज आईक्यू। ये हमारा ब्रेन का लेफ्ट पार्ट जो है ये मेनली कंट्रोल करता है, और इसे यदि हमें डेवलप करना है तो गर्भावस्था के दौरान हमें अच्छी किताबें पढ़नी है, तार्किक चीजों, आप किसी अच्छे विद्वान के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं, जीवनियां पढ़ सकते हैं, मैथ्स ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जो हमारा राइट पार्ट है वो करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये क्रिएटिविटी जब हम करते हैं, हमारी चित्रकारिता करते हैं या कोई मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, कोई भी आर्ट, तब आपका इमोशनल इंटेलिजेंस राइट ब्रेन डेवलप होता है। और हमें चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से ये मानव बुद्धिमत्ता, और एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस बताई। आपको पता होगा जैसे विवेकानंद जी, विवेकानंद स्वामी को पिक्टोरियल मेमोरी थी, वो किस किताब में कौन से पन्ने पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है ये वो बता सकते थे। इसी तरीके से अष्टावक हुए हैं, अष्टावक महागीता जिन्होंने जनक जी को सुनाई थी, तो उनका जो लॉजिकल इंटेलिजेंस था वो हद से ज्यादा था। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो ये 9 टाइप के इंटेलिजेंस हैं। कोई पिक्चर स्मार्ट है, कोई वर्ड स्मार्ट है, किसी को नंबर्स बहुत याद रहते हैं, किसी की फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे में सबका संयोजन है। तो इसके लिए हम क्या करें, किस तरीके से गर्भ में बुद्धिमत्ताओं को विकसित किया जा सकता है? तो शुरू से ही हमें शिशु के सर्वांगीण विकास के लिए प्रमाण आधारित जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करना चाहिए। आप कल्पना करें कि हमारा बच्चा एक कंप्यूटर की तरह है, उसका एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर बना है हमारा शरीर 5 महाभूतों से, 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और सॉफ्टवेयर हमारी बुद्धि है, सोचने की क्षमता, भावनात्मक समझ। शारीरिक विकास के लिए हम पोषक तत्व ले सकते हैं। हमारे जो 5 तत्व हैं, 5 तत्वों को संतुलन करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सूर्य को अर्घ्य देना, जिससे 5 तत्व जो हैं वो हमारे बैलेंस होते हैं। इसी तरीके से हम मिट्टी के खिलौने बना सकते हैं, हम नेचर के से कनेक्ट हो सकते हैं, पेड़ लगाना, उन्हें पानी देना। तो बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे हमें 5 तत्वों को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहिए। हम हमारे बौद्धिक विकास के लिए म्यूजिक सुनना, संस्कृत के श्लोकों का श्रवण या नई भाषाओं का संपर्क, लैंग्वेज को सीखना भी एक बहुत अच्छा गर्भावस्था के दौरान माना गया है। तो आध्यात्मिक विकास के लिए रामायण, भगवद गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन हमें करना चाहिए। अब यदि हम चाहते हैं कि अलग से कोई इंटेलिजेंस हमारे बेबी में, हमारे बच्चे में डेवलप हो, तो उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। एक तो आपने करा होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसके लिए आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक गर्भिणी दिनचर्या इस तरीके से रखनी है जो एक आइडियल, आदर्श दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना,
सूर्य को अर्घ देना, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण, अच्छा खाना पीना, फिर पॉजिटिव सकारात्मक विचार रखना, माइंडफुलनेस के साथ कार्य करना। आप वॉकिंग भी कर रहे हैं तो उस समय अपने बारे में सोचना, जो कार्य आप कर रहे हैं बिना जजमेंटल हुए, तो ये तो गई एक आदर्श दिनचर्या। अब आप चाहते हैं कि नहीं, अब मेरा बच्चा तो लॉजिकली इंटेलिजेंट, बहुत उस पर लॉजिकल इंटेलिजेंस होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग से आपको थोड़े प्रयत्न करने रहेंगे। तो हर इंटेलिजेंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो लॉजिकल के लिए आप ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बताई, तार्किक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए किसी विषय पर चिंतन करना चाहिए, दार्शनिकों के साहित्य पढ़ना चाहिए, या किसी योग्य व्यक्ति के साथ आप किसी विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं। भाषाई बुद्धिमत्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हमें बच्चे को अच्छी कहानियां, शब्द और अच्छे गीत सुनाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सकारात्मक शब्दों का चयन, नेगेटिविटी नहीं रखनी है। इस समय हमें पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ काम करना चाहिए। और यदि नई भाषा आप सीख सके तो संस्कृत उसके लिए अति श्रेष्ठ भाषा मानी गई, और इसके पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं। एक साइंटिस्ट हुए हैं जेम्स हर्ट्जल, जिन्होंने ये बताया है कि जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जिन लोगों ने, तो उनका वो पार्ट ऑफ द ब्रेन जो कॉग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसका साइज बढ़ गया। इसको बोलते हैं संस्कृत इफेक्ट। ऐसे ही एक म्यूजिक के ऊपर है मोजार्ट इफेक्ट। तो जब म्यूजिक सुना जाता है तो बच्चे के ब्रेन का फंक्शन बेटर तरीके से डेवलप होता है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के लिए यदि संभव हो तो आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने की कोशिश करें, या कोई अच्छे गीत, शास्त्रीय संगीत सुने। यहाँ ये आवश्यक नहीं है कि माँ अपना पूरा ध्यान संगीत में लगा के, उसको पूरा संगीत सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बारे में सुनना, समझना, पढ़ना, ये भी बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा पैदा कर देता है और वो एक कदम आगे बढ़ जाता है। तो जब आप बच्चे के होने के बाद में उसे देखेंगे कि कुछ बच्चों को सुर, लय, ताल की बड़ी समझ होती है और कुछ को समझाने के बाद में नहीं आता। तो ये सारा आप देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया के पिता राकेश चौरसिया, तो ये गर्भ संस्कार, जैसा बच्चा देखता सुनता है गर्भ में, उसके उस चीज को अपनाने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी तरीके से शिव कुमार शर्मा के घर राहुल शर्मा जैसे दिव्य संतूर वादक का जन्म हुआ। अब सामाजिक जो सोशल इंटेलिजेंस, हमारी WHO की डेफिनेशन में भी इंक्लूडेड है कि हेल्थ इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, बट इट इज फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो यहाँ जब अपन सोशल बुद्धिमत्ता की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान आज चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, गर्भिणी महिला बहुत ज्यादा अकेली रहती है, साथ में उसके फोन होता है, डिजिटल आज इतना इंटरेक्शन बढ़ गया है कि और किसी की जरूरत भी महसूस नहीं होती, अकेलापन तो है ही। तो आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का बच्चा बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ, वो कहीं किसी से मिलने जुलने जाना नहीं चाहता, पर वो बोर होता है। तो ये हमारा भी कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य है कि जब महिला गर्भिणी है तो उसके साथ में इंटरेक्ट करे। महिला का भी कर्तव्य है कि वो अच्छे सोशल गैदरिंग्स में जाए, मंदिर में जाए, और अपनी स्वयं की समझ, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी चीज को कैसे रिएक्ट करते हैं ये तभी समझ आता है कि आप खुद से क्या चाह रहे हैं। तो इसके लिए गर्भावस्था के दौरान योग, ध्यान, मानसिक शांति के उपायों का पालन करना बच्चे की मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। आपको आदर्श महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी चाहिए इस समय। यदि ये सारी बुद्धिमत्ता है लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं है तो कोई मतलब नहीं। तो गर्भावस्था के दौरान थोड़ा सा हमें हल्के शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जैसे वॉकिंग करना है। बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसमें शारीरिक बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाता है। और माँ की यदि इच्छा है कि उसका बच्चा सचिन तेंदुलकर बने, तो वो जरूरी नहीं कि गर्भावस्था के दौरान क्रिकेट खेलना चालू कर दे, लेकिन उस पर्टिकुलर गेम के बारे में जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसके बारे में पढ़े, उसे देखे, उसकी जीवनियां उन क्रिकेटर्स की या जो भी पर्टिकुलर गेम वो चाहती है उसको वो पढ़े। इससे बच्चे में जिज्ञासा पैदा होगी और बच्चा एक सीढ़ी ऊपर रहेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे।
प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, आपको नेचर में जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए, और वॉक करते करते आप अपने बच्चे से बात करें, पेड़ों का सिग्निफिकेंस उन्हें बताएं। ये पेड़ है, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें भोजन देते हैं। जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपका बच्चा भी आगे चलकर नेचर से प्रेम करेगा, उसे उसका महत्व समझ में आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी ये चित्रकला ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब ये सारी चीजें करने के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है होम टॉकिंग, बच्चे से बात करना। तो गर्भ संस्कार में यह माना गया है कि जो बच्चे का पालन पोषण है वो कहाँ से शुरू हो गया है, गर्भ से शुरू हो गया। और इसका उत्कृष्ट उदाहरण है अभिमन्यु की कहानी। अभिमन्यु ने जिस तरीके से चक्रव्यूह में एंटर होना सीख लिया था, ये गर्भ में ही उसने सीखा। तो गर्भ में बात करना एक सरल, प्रभावी और वैज्ञानिक पद्धति है जो शिशु के मस्तिष्क विकास और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है। यह प्रेम भरी भाषा में किया गया संवाद होता है जो शिशु को बुद्धिमान, भावनात्मक रूप से संतुलित और आत्मविश्वासी बनाता है, उसे एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट भी देता है। तो ये हमें करना है। गर्भ में बात करने के लिए बहुत आसान से तरीके हैं जो दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। 10-15 मिनट तक शांति से संवाद करें, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिन लोगों से मिले उनका भी ध्यान रखें कि वो कितने पॉजिटिव हैं, और ये होम टॉकिंग में आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। बच्चे के फादर को, बच्चे के दादा दादी को, उनके नाना नानी को, तो आप सबको इन्वॉल्व करिए, बच्चे से बात करिए, उसे संगीत सुनाएं, नेचर से परिचय कराएं। और इसके बहुत से बेनिफिट है। उसकी बढ़िया लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बॉन्डिंग, सिक्योरिटी, सब में ये हेल्प करता है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप गर्भ संस्कार की शक्ति को पहचानें। गर्भावस्था केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, यह एक आध्यात्मिक और मानसिक यात्रा भी है जो शिशु की बुद्धि, व्यक्तित्व और संस्कारों को गहराई से प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच का और भावनाओं का अभ्यास करें। शास्त्र और विज्ञान दोनों से सीखें। आधुनिक न्यूरोसाइंस और प्राचीन भारतीय दर्शन दोनों यह प्रमाणित करते हैं कि गर्भ में ही शिशु की बौद्धिक नींव रखी जाती है, और हर गर्भ एक उत्कृष्ट आत्मा को जन्म देने का अवसर है। माँ पिता की सही सोच और प्रयासों से समाज को योग्य, बुद्धिमान और संस्कारी नागरिक दिए जा सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर सीमा का आप सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डॉक्टर सीमा के चाहूँगा आप सब करतल ध्वनि से उन्होंने जो कहा तो आपने समझा, ये आपके जो है वो आपकी करतल ध्वनि ये बता रही है कि हाँ कुछ कहा आपको समझ में आया। जो है वो बिल्कुल ये तो सारा बिल्कुल साइंटिफिक वे और आध्यात्म वे सब चीज़ों का मिश्रण करके आपको 20-25 मिनट के अंदर जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो सब जानकारी उन्होंने दी। तो आप सब लोग तरफ से मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे बीच में पूर्णकालीन राष्ट्रीय प्रचारक श्री पुष्पन सिंह भाई साहब हैं। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा वो आए, एक बार स्टेज में आए, और साथ में मैं भाई साहब का स्वागत करने के लिए हमारे भारत प्रकाश परिषद के राष्ट्रीय वित्त सचिव श्री महेश बाबू जी आ चुके हैं। तो महेश बाबू जी से अनुरोध हो गया, भाई साहब आप तो आइए ना। हमारे महेश बाबू भाई साहब और हमारे भारत प्रकाश परिषद गौशाला के अध्यक्ष श्री विकास जी, सेक्रेटरी श्री सुशील सरदार जी, तीनों भाई और भाई साहब को कुछ सी जगह स्वागत कीजिए। भाई साहब जो है वो भाई साहब पूर्णकालीन राष्ट्रीय प्रचारक है मुंबई से। और मैं महेश बाबू गुप्ता जी
भाजपा परिषद के राष्ट्रीय वित्त सचिव प्रकाश अग्रवाल जी जो है वो हमारे गौशाला के अध्यक्ष बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बाप में थोड़ा विचार करना चाहिए ये, क्योंकि इस जैसा डॉक्टर गर्ग ने बताया कि आपका ही ये जो एक प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय लेवल पर इस के लिए काम करना, थोड़ा सा आप करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी और आनंद हो रहा है जब मैं डॉक्टर साहब की ये वार्ता सुन रहा था। तीसरी बार ये वार्ता में सुन रहा हूं और उसमें जो क्रमिक विकास जो हो रहा है वो देख करके भी मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अधिक कुछ नहीं कहना, मुझे सब कुछ आपके सामने रख दिया गया है। अब हम इसमें किस प्रकार से और आगे बढ़ सकते हैं ये आपको सोचना। ये एक जानकारी देने वाला प्रथम प्रयास हुआ। अभी से 19 तारीख को इंदौर के अंदर एक मंडलेश्वर है, पिछले 1.5-2 साल से जो डॉक्टर साहब के साथ वो इस काम में लगे हुए हैं। मैं उनको मिलने के लिए गया तो बोले कि हमने 100 ऐसे दंपत्ति का टारगेट रखा है जो गर्भाधान संस्कार करेंगे, लेकिन 50 आएंगे। तो 19 तारीख के दिन उनके सामने पूरा यह विषय रखा जाएगा। ऐसे ही 23 तारीख के दिन भी इंदौर के अंदर एक अच्छा लगभग 300-350 की संख्या के अंदर प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स उनको बुला करके ये विषय रखने वाले हैं। डॉक्टर साहब तो इसको बहुत वैश्विक स्तर पर ले जा रहे हैं। 5 उपमहाद्वीपों के अंदर उन्होंने 1-1, 2-2 व्यक्ति सेलेक्ट कर लिए हैं और मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 महीने वेट करिए, इतना जल्दी इसको हमें नहीं करना है। और 3 महीने की अवधि इसलिए रखी गई है कि और भी कुछ अच्छे लोगों को हम इसमें जोड़ सकें। हमारे के राघवन जी हैं जो संघ के भी प्रचारक रहे और अभी विशेष रूप से गौ संवर्धन में काम कर रहे हैं। तमिल के हैं, उनके पिताजी तिरुपति मंदिर के मुख्य पुजारी रहे, तो उनको अपनी कुल परंपरा से इन सब चीज़ों का और ज्ञान प्राप्त हुआ। बस उनके साथ हमारा संपर्क आना, इस दिशा में आगे बढ़ना, डॉक्टर साहब के घर ठहरना, तो अनेकों प्रश्न, मतलब वो हम याद करते हैं कितना डॉक्टर साहब प्रश्न करते थे और कितना शांति से वो उत्तर देते थे। इनकी जिज्ञासाएं बढ़ती चली गई। उन जिज्ञासाओं ने आपको रात को 2 बजे तक नींद नहीं आने देते, 2 बजे तक जगते हैं। कहाँ क्या क्या रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च को निकाला और निकाल करके कनेक्ट किया कि हमारा शास्त्र क्या कह रहा है और साइंस किस तरह से प्रूव करता है। तो ये जो डॉक्टर साहब जिस राह पर चल पड़े हैं, मुझे तो पक्का विश्वास है, कहीं तनिक भी यद किंचित भी शंका नहीं है कि इनके ये व्रत एक ऐसा यानी माइलस्टोन खड़ा करके चले जाएंगे 10 साल के अंदर कि जिसको जो है हम सब अपनाएंगे। बहुत अच्छे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ जहाँ चर्चा बातचीत होती है। मैं भी कल ही
आ रहा था, 3-3.5 घंटे तक मेरे पास एक सर्जन बैठे हुए थे उदयपुर से भीलवाड़ा तक। पूरे उसमें ये मैंने विषय उनके सामने रखा तो तैयार हो गए कि सितंबर के फर्स्ट वीक को डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, जिससे आप थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे तो जो थोड़े अवेयर हैं, जानने लगते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें इस प्रकार का और ज्ञान भी मिले, वातावरण मिले। अब अंतिम निवेदन ये है, ये तो शुरुआत हुई है, केवल शुरुआत हुई है। अब आपका इसमें मुझे सहयोग चाहिए। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, 5 प्रकार के हमें यहाँ लोग चाहिए। एक योग का जानकारी व्यक्ति, एक गायनोकोलॉजिस्ट की टीम थोड़ी सी, संगीत का जानकारी व्यक्ति, ज्योतिष का जानकारी। ये 4-5 लोग ऐसे जैसे डॉक्टर साहब समर्पित हैं, उस प्रकार के समर्पण भाव से काम करने वाले। और जब शुरुआत होगी तो फिर सबकी जरूरत पड़ेगी, तो हॉस्पिटल भी हमारे को चाहिए जहाँ सारी ये जांचें वगैरह हो सके। उसके बाद में फिर ये टीम जब बन जाएगी तो ये टीम को डॉक्टर साहब को ठीक है अपना सारा खुद का किराया खर्च करके आएंगे जाएंगे, लेकिन ज्योतिष का व्यक्ति, कर्मकांडी पुरोहित जो है, गर्भाधान संस्कार कराना है तो कौन कराएगा? हर ज्योतिष का जानकार व्यक्ति कर्मकांड नहीं करा सकता, हर कर्मकांड कराना व्यक्ति ज्योतिष का जानकार नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग लोग हैं। ज्योतिष जो बिल्कुल ज्योतिष के बारे में पूर्ण ज्ञान, और कर्मकांड वाला वो व्यक्ति जिसको कर्मकांड का ज्ञान है लेकिन वो सदाचारी चाहिए, गुटखा खाने वाला, अभक्ष भोजन करने वाला। अगर वो तो बुला लिया, उसके शब्दों का कोई असर होने वाला नहीं, उसके आचरण में चीजें नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा कर रहा है। इसलिए हमें ऐसे शुद्ध सदाचारी कर्मकांडी वो लोग भी ढूंढने होंगे, वो भी जगह पर उनका पारिश्रमिक मिलेगा। उनको जिसको जो करवाना है, ज्योतिष वाला उसका उनको पारिश्रमिक देना, कर्मकांडी ब्राह्मण पूरे मंत्रों को बोलना, उसको सबका पारिश्रमिक देना, सबको अपना पारिश्रमिक मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा जो सुपरिणाम होगा, सीजरन डिलीवरी नहीं, आपके 90% जो है ना इस प्रक्रिया से आप चलोगे, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, डॉक्टर की कमाई खत्म हो जाएगी, उसकी चिंता आप करते। आपका लक्ष्य दिव्य संतान लाना, आप उस पर लक्ष्य केंद्रित करिए। इसकी कमी का क्या हुआ क्या हुआ छोड़ दीजिए, अब वो होगा तो होगा, उसमें क्या। मैं नहीं सोचता कि अच्छे भी गायनोकोलॉजिस्ट मिलेंगे अपने को, जो मतलब चाहते भाई कि अच्छी संतान आनी चाहिए। अपने को तो 10 में से 3 भी मिल गए ना तो बहुत है। ये इसलिए चाहिए कि दंपति के मन में आता है भाई कि कौन गायनोकोलॉजिस्ट है, उससे फिर राय तो कर दूं, इसके लिए हो रहा है, इसके लिए जरूरी है उसकी संतुष्टि के लिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग यहाँ खड़ा कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास है। और आप इसके लिए एक अपनी यहाँ कुछ लोगों की टीम बनाए, महेश जी भी आ गए और पुराने परिचित हमारे, तो एक कन्वीनर और 4-5 की टीम, और इस डिसिप्लिन के जो लोग हैं ना वो ढूंढिए। उसके बाद में फिर हम और एक इस प्रकार के उन लोगों के लिए भी जो है ना सारे पंडितों को बुला करके सारा करवाएंगे, उनको सिखाएंगे। मैं गया, यानी हितेश भाई जानी है जामनगर के अंदर, 17 साल से करते कर रहे हैं। 3 संस्कार उन्होंने जो है ना हमको करके बताया, गर्भाधान, सीमंत, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। हम 29 लोग थे देश भर के, और जब गर्भाधान करना तो दंपति के माता पिता है ना दोनों के, वो वहाँ बैठे हुए थे और किसी को नहीं बुलाया उन्होंने। और 15 मिनट के अंदर जो सारे इसके मंत्र हैं वो बोले गए और सुने। अब दादा दादी की भावना का पुर जा रहा है, तो उनके घर में पोता आने वाला है, पोती आने वाली है, ये उनका भावना का पुर, तो दंपति है। तो एक एक मंत्र, उसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसकी गहराई कितनी है, ये वो पंडित जी समझा रहे थे। एक 20-25 में पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद में 4 महीने का गर्भ था, उसका पुंसवन संस्कार हुआ, उसके भी मंत्र अलग हैं, उसकी वेदिका बनी, वो भी सारा समझाया। अरे 8 महीने के अंदर सीमंतोन्नयन संस्कार वो क्यों होता है,
तो ये तीनों संस्कार हमने देखे। अब इसका पूरा इफेक्ट और अंतिम एक उदाहरण दूंगा मैं। हमारे राघवन जी की भतीजी, उसने मुझसे कहा कि चाचा तुम इतना सारा बोलते हो, तो मैं जो है और ऐसी संतान चाहते थे तो उसका पालन करेगी क्या? प्रैक्टिकल उन्होंने जो बताया मैं पालन करूंगी। तो उनका ठीक है, जिस दिन तुम्हारे को कंसीव कर लो, देसी गाय का जो फिरने वाली है गाय, बंधी हुई नहीं, उसका दूध, देसी गाय का दूध वो लेना, 2.5 पाव दूध कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में गर्म करना, चांदी के कटोरे में उसको डाल देना, उसका दही बना देना, और तुम्हें 9 महीने तक वो खाना है। अब उसने वो खाया। जब बच्चा जन्म हुआ तो उस माँ से 1.5 तो सुंदर, और जब वो 9 महीने का हुआ तो 15 महीने के बालक जैसी क्षमता बोलने की, करने की, और जो शब्द हैं मतलब वो भी युक्त शब्द भी वो बोल लेता है, कहीं कोई उसके अंदर इस तरह की त्रुटि नहीं है। तो ये एक क्षमता है, ये सही है। अब इसको आप जो है ना, इंदौर के बाद गाजियाबाद, इस स्थान पे दूसरा केंद्र बन सकता है कि नहीं, ये बताइए, बन सकता है ना? अब देखिए हमारे हॉस्पिटल के इंचार्ज बैठे हैं, बड़गांव हॉस्पिटल चलाते हैं, अशोक जी, अब आप तो हाँ भरिए ना, कहा हमारा हॉस्पिटल पूरी सेवाएं देगा। मुझे कहा समाज के सामने बोलो, ये कमिटमेंट समाज के सामने आता है। अब आप भी खड़े हो, हाँ, सब लोग चाहिए हमको, ऐसी एक टीम बन जाए, और उसके बाद में आप ऐसे लोगों को ढूंढें, चर्चा करें, और डॉक्टर साहब की ऑनलाइन भी बातचीत होती है, तो निश्चित रूप से ये एक अपना गाजियाबाद अच्छा सेंटर बनेगा। बहुत ही मैं मेरे जाना है जो खुशी हो रही है, मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। सीमा जो मैंने पहली बार ही सुना, डॉक्टर साहब होते हुआ, और जिस यानी मतलब कहना चाहिए कि स्पष्टता के साथ शुद्ध हिंदी के शब्दों का उच्चारण करते हुए, और जो है ना, और बड़ा एक बैलेंस रखते डॉक्टर साहब को, तो बहुत जोश आना भी चाहिए लेकिन उनका एक बहुत शांत, गंभीर और प्रवाह था पूरे बोलने का, तो बहुत अच्छा। और ये दोनों की युगल जोड़ी जो है ना, सिर्फ भारत में नहीं, सब तरफ जाएगी विदेश के अंदर, और इसको बहुत एस्टैब्लिश करेंगी। भगवान इनको बहुत ऊर्जा दे और शक्ति दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे बीच गाजियाबाद से डॉक्टर देवशंकर वेदलंकार जी आए हुए हैं। तो मैं वो 3 से 5 मिनट के बीच में आपको उससे कुछ संवाद करना चाहते हैं। वो भी शायद इसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, तो अपने विचार रखेंगे। किसी का प्रश्न हो तो बाद में, हाँ, इसके बाद प्रश्न उत्तर होगा, और फिर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। नमस्कार जी, सबसे पहले आप लोगों को हृदय की गहराई से साधुवाद, शुभकामनाएं। मैं लगभग 30 वर्ष से ये काम कर रहा हूँ, और मेरे घर में 6 महीने से लेकर के 27 वर्ष के वो बच्चे हैं जिनकी माँ कहती है 1000 बच्चों में भी मेरा बच्चा अलग दिखाई देता है। पर मेरी दुविधा क्या, मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैं योग में PhD हूँ हिस्ट्री से, लेकिन मेरी इतनी ऑथेंटिक रिसर्च है, इतनी प्रैक्टिकल चीजें हैं कि मैं क्या कहूँ आपको। मैं तो गदगद हो गया दानी साहब, आप सब लोगों को सुन करके। कभी नीति पत्रिका में मैंने एक लेख लिखा था, अधूरा जीवन संस्कार बिना। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पत्र आए, तो मैंने, मुझे समय 3 मिनट दिया है, मैंने थोरो स्टडी की है। अभी आप गर्भाधान संस्कार की बात कर रहे थे, वो मैं इतना साइंटिफिकली करवाता हूँ। पुंसवन संस्कार, सीमंतोलन संस्कार, ये सब कुछ साइंस उसी में है, ये सारी साइंस उसी में है। इसलिए मैंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस समय मैं डेनिश में पढ़ता था, उस समय एक विचार आया था, तुम जैसे चाहो वैसे बच्चे बना सकते हो।
उस पंक्ति को लेकर के मैं आज तक रिसर्च कर रहा हूँ और पूरे भारत में ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं। अभी आपने करिश्मा बहन और हितेश जानी भाई, उन्होंने एक सेमिनार की थी भाई, मैं वहीं गया था उनके पास में, और वो दिल्ली भी आते थे यहाँ, ईश्वर दयाल जी करके एक पत्रिका निकालते थे संस्कारम, उसको लेकर के उन्होंने बहुत सारा काम किया। तो बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, परंतु इस क्षेत्र में आज पहली बार आप लोगों ने काम किया। सच में मेरा दिल तो बहुत बात कर गया। और आपने कहा कि यहाँ संस्था बिल्कुल बननी चाहिए, मेरे से जो हो सकता है मैं पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सच में आज में मेरा स्वप्न साकार होता नजर आ रहा है। मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मैं सच में आप लोगों के लिए पूरी प्रशंसा करता हूँ। मैंने तो सर्व विज्ञान संगीत भी तैयार की, 20 साल गए उस संस्कार को तैयार करने में, और मैंने ऐसी औषधि तैयार की है। एक बच्चा भी आया 130 kg का डेंटिस्ट, और उसके स्पर्म काउंट नील, 6 महीने में 10 बिलियन मैंने उसको बढ़ा दिए। ऐसे समय नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सच में यही हमारी धरोहर है। इसी के कारण हम लोग महान थे और आगे महान बनेंगे। धन्यवाद। समय हेलो जा रही है आपकी आवाज, होगा क्या जल्दी नहीं, अरे आवाज जा रही है आपकी, बदल समय की सीमा है, पर सीमा तो डॉक्टर कर गए। पर मैं ये निवेदन करूंगा कि जो लोग भी आप प्रश्न पूछने चाहें, आप लोग यहाँ आए हुए हैं तो आप जो प्रश्न है बताइए, और गवर्नर डॉक्टर और लोग हैं तो आप राजकुमार जी आप। हाँ जी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। पहली बार मैंने एक ऐसा कार्यक्रम देखा आज जिसमें कि पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल साइलेंट एकदम। लेकिन मैं अपना दुर्भाग्य कहूँ या भविष्य की चिंतन कहूँ या चिंता कहूँ, ये मेरी चिंता है, इस देश की भी चिंता है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है, हमारे बच्चे, स्वयं के मेरे बच्चे, हम सब के बच्चे, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हम सब वरिष्ठ लोग बैठे हो, कोई बच्चा नहीं है, 27 साल से कोई नीचे है नहीं। ये दुर्भाग्य है, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत आज यहाँ बैठने की थी, आज वो इस कार्यक्रम से लड़ा। सवाल मेरा ये है कि आज की जो लड़कियां हैं वो हमारे बच्चे हैं, 30 साल 35 साल 38 साल की हो गई हैं, जो शादी नहीं की उन्होंने अभी तक। अब मैं समझता हूँ शायद वो उनकी फर्टिलिटी बिल्कुल समाप्त हो चुकी होगी कि वो बच्चे पैदा कर पाए। ये दुर्भाग्य है कि हम शिक्षा दे रहे हैं या विनाश की तरफ चल रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन हमें इस कार्यक्रम से पहले उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि वो बच्चे 30 साल, मैं तो कह रहा हूँ 18 से 25 साल के बीच में शादी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। मेरे पिताजी ने भी 18 साल में शादी की थी, मैंने भी 18 साल में शादी की थी, और मेरी बेटी आज 30 साल की हो गई है, वो अभी भी शायद शादी के लिए एग्री नहीं। ये दुर्भाग्य देखिए, या तो मेरे संस्कार खराब हैं, या समाज ने उसको ऐसे संस्कार दिए हैं, या समाज को उसने ऐसा क्या देखा है कि वो आज शादी के लिए अभी भी तैयार है। तो डॉक्टर साहब प्लीज ये कहूंगा कि इन सब वरिष्ठ लोगों को ऐसी बात बताएं ताकि ये अपने बच्चों में एक नया संस्कार उत्पन्न कर सकें, इस तरह का कि बच्चे 30 साल के नहीं, 18 से 24 साल के बीच में शादी करने लगे। बहुत बहुत आभार सर। ये आपने जो प्रश्न उठाया एक बहुत बड़ी गंभीर चिंता है, और मैंने बहुत सारे नवयुवकों के संपर्क में रहता हूँ हेयर के ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं उनसे हर दूसरे तीसरे बच्चे से पूछता हूँ भैया क्या कारण है, व्हाई डोंट वांट टू गेट मैरिड। एक तो ऐसा कपल मिला जो बहुत ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन फैमिली, पूजा पाठ वाली। ही आस्क्ड मी गिव मी वन सिंगल रीजन टू प्रोड्यूस अ प्रोजेक्ट, एक कारण बता दो कि मैं बच्चा पैदा करूं। शॉक में चला गया, चिंतन करता रहा, एक कहानी बनाई, छोटी सी सुना देता हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगी, 1 मिनट में। राजा था,
प्रजा को बहुत प्यार करता था, उसके मन में कहा है कि मेरा बेटा हुआ, वो यदि विनाशी हो गया तो मेरे राज्य को खत्म कर देगा। ये माइक हेलो तो मैं देखता तो राजा सोचता है कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगा। ब्रह्मा की पूजा करता है, ब्रह्मा आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है तू कभी भी नहीं मरेगा और संतान। प्रजा को पता लगता है कि हमारा राजा संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहता, तो प्रजा भी सोचती है कि हम भी संतान उत्पत्ति नहीं करें, क्या पता हमारा कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जो राजा को मार डाले या हमारा विनाश कर दे। तो देन जो जनता थी वो भी डिसाइड करती है हमें प्रोजेक्ट नहीं करना। पशु पक्षी सोचते हैं कि यार पक्षी को हम पालते, चुजा को खाना ला के देते तो उड़ जाता है, पशु पक्षी बंद कर देते बच्चे। पेड़ पौधे सोचते हैं कि यार हम फल बनाते हैं, फूल बनाते हैं, लोग बाग पत्थर मारते हैं, तोड़ते हैं, ले जाते हैं, डाल तोड़ देते हैं। वृक्षों ने फल फूल बनाना बंद कर दिया। शेर ने कहा यार मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे मार डालता, राजा बन जाएगा, उसकी सबने प्रोजनी बंद कर दी। वृक्ष ने फूल देना बंद कर दिया, फल देना बंद कर दिया, पक्षियों ने चूजे देना बंद कर दिया, शेर ने शेर पैदा करना बंद कर दिया, नदी नाले सूख गए, वर्षा आना बंद कर दी और वो एक खुशहाल संसार बियड जंगल में कन्वर्ट हो गया। और लास्ट में बचता राजा अपने नैन के ताले का बैठा और देखता है कि पूरा साम्राज्य है जिसके अंदर सिर्फ रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं। ये कहानी बना के मैंने बहुत सारे बच्चों को बात की कि does this story touches on you? ये मैंने उस क्वेश्चन से एयरपोर्ट से मेरे घर का रास्ता है 25 मिनट का, उसमें मैंने कहानी बनाई। तो ऐसे में जो आपका चिंतन है उस पर मैं बहुत लगा हूँ, बहुत सारे बच्चों से पूछ रहा हूँ भाई तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते, क्या कारण है? और मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन हम अपनी जनरेशन में परिवर्तन ला पाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे गर्भ संस्कार के देन है। अब अपनी दो स्टोरी और सुनाता हूं छोटी सी। एक बच्ची थी, बहुत बड़ी आर्किटेक्ट थी, बोलना नहीं चाहती थी, बोलते हुए डरती थी। उसका हिप्नोसिस किया गया। हिप्नोसिस एक वेल डिफाइंड साइंस है, आप इसे हिप्नोटिज्म को ऐसे वैसा मत मानिए, वेल डिफाइंड प्रूवन साइंस। हमारी टीचर थी जिसने हमारे को संस्कार पढ़ाया, उसने उसका हिप्नोसिस किया, उसको गर्भावस्था में लेके गए। बच्चा रेट्रो में जाकर के उसने कहा मैं अपनी माँ की गर्भ में, बताओ क्या हुआ?